देखिएगा, हम क्या एड्रेसिंग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? एड्रेसिंग के बारे में जान रहे थे। एड्रेसिंग से रिलेटेड क्या बात थी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज को ट्रांसफर करते हैं या फिर कुछ भी हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। वो एड्रेस कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम? दो कैटेगरी में। दो कैटेगरी कौन सी होती हैं? एक होता है मेरे दोस्त लोकेशन, कि आप उस लोकेशन दिखाओगे। दूसरा होता है उसकी कौन सी? डेस्टिनेशन, की आपको उस लेटर को कहाँ भेजना है वो आप बताओगे। जैसे कि मेरे को एक लेटर सेंड करना है, ये मेरा एक लेटर है जिसे मुझे भेजना है एक जगह से दूसरी जगह। वैसे ऐसे लेटर बनता नहीं है, फिर भी देख लो, ये जो लेटर है हमें इसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हमें यहाँ पर एड्रेस जरूर लिखना पड़ेगा। और वो एड्रेस में एक चीज ये मेंशन जरूर होगी कि इस एड्रेस को किस एरिया के अंदर जाना है, और इसके अंदर एक वो भी बात मेंशन होगी किस किस व्यक्ति को देना है। नाम भी डला होगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति का कि किस व्यक्ति को वो एड्रेस देना है। तो वो व्यक्ति का नाम क्या हो गया? आपका डेस्टिनेशन हो गया, और ये जो पर्टिकुलर एरिया हो गया वो क्या हो गया? आपका लोकेशन हो गया। यहाँ नेटवर्क की दुनिया के अंदर जो लोकेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस बोलते हैं। और यहाँ नेटवर्क की दुनिया के अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसे हम क्या बोल देते हैं? मैक एड्रेस बोल देते हैं। जो हमारा आईपी एड्रेस है इसका दूसरा नाम हम इसे लॉजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं, और जो हमारा मैक एड्रेस है मेरे दोस्त इसे हम फिजिकल एड्रेस भी बोल देते हैं। तो ये नॉर्मल सी वाली बात आपको याद रखनी है। ये क्या होता है मेरे दोस्त आईपी, और क्या होता है आपका कौन सा फिजिकल या फिर मैक एड्रेस, ये हम जान चुके थे। हम पढ़ रहे थे थोड़ा सा किसके बारे में? आईपी एड्रेस के बारे में। और ये जो आईपी एड्रेस है इससे रिलेटेड बात क्या याद रखनी है कि ये एक वर्चुअल एड्रेस होता है। सिंपल सी वाली बात, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई ये किस प्रकार का एड्रेस है, तो किस प्रकार का एड्रेस होता है? एक वर्चुअल एड्रेस होता है। वर्चुअल एड्रेस है ये, और ये कंप्यूटर के अंदर किस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है? इसी वर्चुअल मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। और यदि कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि बताओ भाई कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी मदद से आईपी एड्रेस को जनरेट किया जाता है, तो वो होता है हमारा सीपीयू, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ये जो हमारा आईपी एड्रेस है दो प्रकार का होता है, जान चुके थे। स्टैटिक होता है और डायनेमिक होता है। स्टैटिक मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, डायनेमिक मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, उसे हम उसे हम डायनेमिक बोलते हैं। इसके दो वर्जन है और यहीं से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है मेरे दोस्त। एक है आपका IPv4 और दूसरा है कौन सा? IPv6। जो IPv का पूरा नाम आपको जरूर याद रखना है, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 बोलते हैं। यदि कभी पूछा जाए कि बताओ भाई IPv का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ IPv, इसे हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल वर्जन 4 या वर्जन 6, जो भी आप वहां पर आपको दिखा बोला जाए, तो 4 होगा तो 4 लग जाएगा, वहां 6 होगा तो 6 लग जाएगा मेरे दोस्त। अब आ जाएगा हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करना है आपके IPv4 के बारे में और IPv6 के बारे में, और मैं दोनों को साथ में ही कंपेयर करता जाऊंगा। IPv4 और कौन सा है आपका हम तीनों को ही कंपेयर करना है, IPv6, और साथ साथ में हम किसको भी खत्म कर लें? मैक को। तीनों को साथ में कंपेयर करेगा, और जो जिन जिन पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं वही पॉइंट मैं यहां पर लिखने वाला हूं। देखिएगा, यहां सबसे पहली बात ये होती है कि भाई ये जो आपका IPv4 है, इस जो एक आईपी एड्रेस आपका बनता है उसके अंदर कितने ब्लॉक होते हैं? तो यहाँ ब्लॉक की बात करें तो कितने ब्लॉक देखने को मिलते हैं हमें? 4 ब्लॉक यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं किसके अंदर? IPv4 के अंदर। IPv6 के अंदर बात करें तो कितने ब्लॉक होते हैं? 8 ब्लॉक होते हैं। और अगर हम मैक एड्रेस की बात करें तो यहाँ कितने ब्लॉक होते हैं? 6 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करते जाना, रीड करते जाना मेरे साथ में, ठीक आ जाएगा। बढ़ते हैं आपका जो देखो क्वेश्चन है, जो मैं पॉइंट यहाँ लिखूंगा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं और कोई दूसरी जगह से क्वेश्चन बनते ही नहीं है। क्या वाली बात है? यानी यहाँ पर टोटल ब्लॉक कितने होते हैं? 4। यहाँ टोटल ब्लॉक कितने होते हैं? 8। वहां टोटल ब्लॉक कितने होते हैं? 6। इसे हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, इसे हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, इसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, सॉरी ये है फिजिकल एड्रेस, तो क्षमा चाहता हूँ, ये तो दोनों लॉजिकल एड्रेस ही हैं। आ जाएगा, बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पर जो आपके 4 ब्लॉक है, इन 4 ब्लॉक में से ईच जो ब्लॉक है यानी प्रत्येक ब्लॉक का जो साइज होता है मेरे दोस्त वो कितने बिट होता है? 8 बिट होता है। किसमें? आपके IPv4 में। और IPv6 में यही साइज प्रत्येक ब्लॉक का कितना होता है? आपका 16 बिट होता है जी, यही है ना जी। कितने बिट होता है? आपको 16 बिट देखने को मिलता है। किसका? IPv6 का, प्रत्येक ब्लॉक का। और 8 ब्लॉक है तो हम वो टोटल देखेंगे। और यहाँ मैक के अंदर प्रत्येक ब्लॉक का जो साइज है वो आपको कितने देखने को मिलता है? 8 बिट ही देखने को मिलता है। आ जाओ भाई देखते हैं। यदि हम थोड़ा सा बिट को बाइट में देखें तो क्या 8 बिट के इक्वल 1 बाइट होता है जी? बिल्कुल होता है। तो क्या मैं यहाँ 8 बिट की जगह 1 बाइट ले सकता हूँ जी? कोई समस्या आएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता आएगा कि यहाँ क्या होगा 1 बाइट। IPv4 का अगर बाइट में लें तो कितना बाइट बन जाएगा? 1 बाइट। और यहाँ हम बाइट में लें तो कितना बाइट बन जाएगा दोस्त? 2 बाइट बन जाएगा। और यहाँ हम फिर बाइट में लें तो कितना बाइट बन जाएगा? यहाँ 1 बाइट आपका बन जाएगा। यदि बाइट में पूछे तो बाइट गलत तो नहीं हो रहा क्या? अजी 48 टोटल है। 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। वो टोटल है, उस पर हम आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा आप। देखो आ जाओ, जो समझो जरा तो इधर देखो आप। तो मैं जो समझाता जा रहा हूँ उसको समझते जाए। वो टोटल है 48। कैसे है वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, देखिएगा। IPv4 के कितने ब्लॉक है? 4। प्रत्येक ब्लॉक का साइज कितना है? 8। तो मैं यहाँ यदि टोटल साइज देखूं तो ब्लॉक कितने हैं मेरे? 4। और प्रत्येक ब्लॉक की वैल्यू कितनी है? 8। तो टोटल कितना बनेगा? 32 बिट। ये है टोटल साइज। क्या बोला है आपसे? यदि बोले कि कितने ब्लॉक, तो 4। ईच ब्लॉक की वैल्यू तो 8 और टोटल ब्लॉक की वैल्यू तो कितनी होगी? 32 बिट। यहाँ आपके ब्लॉक कितने हैं दोस्त? यहाँ 8 ब्लॉक हैं। प्रत्येक ब्लॉक की वैल्यू कितना है? 16। 16 इंटू 8 करोगे तो क्या बनेगा? 128 बिट। यहाँ पर क्या होगा? टोटल साइज होगा जी। और यहाँ हम बात करें ब्लॉक कितनी है? 6। और यहाँ आपका ईच ब्लॉक की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? वैल्यू नहीं, क्या है? साइज। ईच ब्लॉक का जो साइज है वो क्या है मेरे दोस्त? 8। और टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 बिट आ जाएगा। तो क्या बातें याद रखनी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोले ईच ब्लॉक तो 8, क्वेश्चन बोले टोटल तो 32, प्रश्न बोले कि भैया ईच ब्लॉक तो 16 बिट और अगर आपको से टोटल बोले तो 128 बिट। ठीक। और यहाँ प्रश्न बोले कि भैया ईच ब्लॉक तो कितना होगा? 8। और यहाँ प्रश्न बोले कि भाई टोटल बताइएगा तो कितना बनेगा? आपका 48 बिट बनेगा। और क्या बाइट में भी लिख सकते हो जी? देखो क्या, यानी एक यहाँ ब्लॉक कितने हैं? देखो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ आपको। बाइट में ब्लॉक कितनी है? 4। और प्रत्येक ब्लॉक बाइट में कितना होता है? 1। तो कितने बाइट बन जाएगा? 4 बाइट टोटल। ये होगा जी। आ जाओ, यहाँ ब्लॉक कितनी है? 8। और एक ब्लॉक कितने बाइट का है? 2 बाइट का। तो कितना बन जाएगा? 16 बाइट। तो ऑप्शन ये भी मिल सकता है, ऑप्शन ये भी मिल सकता है। ठीक। यहाँ आपका टोटल साइज ब्लॉक कितने हैं? 6। और इसका ईच ब्लॉक कितना है? 1 बाइट। तो कितना बाइट बन जाएगा? आपका 6 बाइट बन जाएगा यहाँ पर। तो बाइट में देखें मेरे दोस्त तो IPv4 4 बाइट होता है, IPv6 16 बाइट होता है, और ये मैक है वो आपको 6 बाइट का देखने को मिलता है। और बिट में देखें तो बिट में भी आप इनको बता दीजिएगा। आ जाओ भाई, बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। देखिएगा, अब यहाँ अगला पॉइंट ये आता है कि आपके जो प्रत्येक ब्लॉक है, यानी जो ईच ब्लॉक है आपका, इसके अंदर 4 ब्लॉक हैं। जो 4 ब्लॉक के अंदर प्रत्येक ब्लॉक या फिर ईच ब्लॉक की वैल्यू क्या होती है? ईच ब्लॉक यानी ईच, ऐसे कर ले हम, वैल्यू ऑफ ईच ब्लॉक। ईच ब्लॉक कहां पर? चाहे हम IPv4 में बात कर लें, चाहे हम IPv6 में बात कर लें, और चाहे हम मैक एड्रेस में बात कर लें। देखो यहाँ ब्लॉक कितने हैं मेरे दोस्त? यहाँ ब्लॉक है 4। तो मैं यहाँ 4 ब्लॉक ले लेता हूँ। आपका एक ब्लॉक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 ब्लॉक ले लिए मैंने। हाँ जी। और यहाँ पर जो हमारा IPv4 है उसमें एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से किससे सेपरेट होता है? इस डॉट से सेपरेट होता है। अगर कभी पूछे कि बताओ भाई IPv4 के अंदर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से किससे सेपरेटेड होता है? तो डॉट से सेपरेटेड होता है। यहाँ कितने ब्लॉक हैं? 8 हैं। तो 8 ब्लॉक ले लें क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक किससे सेपरेटेड होता है? सेमी कॉलन से। इस प्रकार, जिसे हम नोटेशन बोलते हैं, यानी पहले ऊपर होता है डॉट, नीचे क्या होता है? कॉमा। तो यहाँ किससे? सेमी कॉलन नहीं है, शायद कॉलन है क्या?
कॉलन होगा मेरे हिसाब से, सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है। तो कॉलन समझ गए, दोनों जगह डॉट होते हैं इस प्रकार से, जिसे हम नोटेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसे? नोटेशन। यानी आपसे सिंपल पूछा जाए कि बताओ भाई IPv6 में एक ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक से किससे सेपरेटेड होता है, तो नोटेशन से सेपरेटेड होता है। और यहाँ भी कितने ब्लॉक का? 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी प्रत्येक ब्लॉक एक दूसरे ब्लॉक से किससे सेपरेटेड होता है? नोटेशन से सेपरेटेड होता है। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि गुरुजी ये बताइएगा कि ये जो प्रत्येक ब्लॉक है इसमें क्या वैल्यू आती है IPv4 में? तो यहाँ पर 0 से 255 तक के डेसिमल नंबर आ सकते हैं प्रत्येक ब्लॉक के अंदर। जैसे मैं यहाँ 4 ब्लॉक लिखूं, एक IPv4 एक एड्रेस लिखता हूं मैं, यहाँ देखिएगा एक लिखा है मैंने 192.168.1.201 मैंने IP एड्रेस लिखा है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक कौन सा है? ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या इसमें ऐसा एक भी ब्लॉक दिख रहा है जिसकी वैल्यू 0 से 255 से ज्यादा या कम है? नहीं है ना। ना ही यहाँ पर ऐसा एक भी ब्लॉक है जिसकी वैल्यू 0 से कम है, ना ही यहाँ पर एक भी ब्लॉक ऐसा है जिसमें 255 से ज्यादा है। तो जो आपका IPv4 है उसके प्रत्येक ब्लॉक की जो वैल्यू होती है वो 0 से 255 होती है। ना ही 0 से माइनस में जा सकती, ना ही 255 से 256 हो सकती। हाँ जी, यदि आपसे कभी टोटल पूछ लिया जाए कि बताओ भाई टोटल कितना हो सकता है, तो टोटल कितना बनेगा? 256 हो सकता है। क्यों? प्रत्येक ब्लॉक की वैल्यू 0 से 255 तक के कोई भी नंबर हो सकते हैं, और 0 से 255 कितने बन रहे हैं? 256। टोटल यहाँ कितने नंबर आ सकते हैं? 256। क्या 256 वाला आ सकता है? जी नहीं। तो ये छोटी सी बात याद रखना, यदि मैं यहाँ 256 वाला रखने की कोशिश करूं 256.168.1.200 तो ये बिल्कुल गलत होगा। हाँ जी, ये 256 किस आधार पर आंसर देना है? टोटल। अगर वो क्वेश्चन में टोटल पूछे कि टोटल कितने, तो आप 256 टिक कर दीजिएगा, और यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आपको 255 टिक करना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और यहाँ IPv4 के अंदर बात करें तो मेरे दोस्तों यहाँ क्या होता है? प्रत्येक ब्लॉक में 4 हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? हेक्साडेसिमल। और हमने आपको पढ़ाया क्या हेक्साडेसिमल? आप तो याद करोगे नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। कहां से कहां तक जाते हैं? 0 से F तक जाते हैं जी हेक्साडेसिमल नंबर। तो ऐसा आपका अगर IPv6 लिखा है तो उसके प्रत्येक ब्लॉक में 4 हेक्साडेसिमल, जैसे मैंने 5 6 A D ले लिया, ये 4 हेक्साडेसिमल नंबर है। जी हाँ, अगला नोटेशन बना दिया 8 6 AC ले लिया, अगला नोटेशन बना दिया। इस प्रकार से बनता है कौन? आपका IPv6। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ इसके प्रत्येक ब्लॉक में क्या होते हैं? 4 हेक्साडेसिमल नंबर, और इसके प्रत्येक ब्लॉक में क्या होते हैं मेरे दोस्त? 2 हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या याद रख? हाँ जी, किसको? 0 से F आप आई नहीं थी इसलिए आपको ये पता नहीं है, आप फंडामेंटल पढ़ने नहीं आई थी। 0 से F तक ही होता है, F से ज्यादा हम नहीं जा सकते हैं। आप वीडियो देखना जो मैंने दी है वो देख लेना। देखो आ जाओ, क्या वाली बात है? 0 से 255 हो गया, ये 0 से 255 की वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पर क्या हो सकते हैं? 4 हेक्साडेसिमल नंबर हो सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो सकते हैं? 2 हेक्साडेसिमल नंबर हो सकते हैं। अब आ जाओ आगे मेरे दोस्त, एक बात बताओ, अब आपकी थोड़ी सी बारी है आपकी। हमारा जो OSI या फिर ISO मॉडल था मेरे दोस्त, उसमें ऐसी कौन सी लेयर थी जहां पर पैकेट तैयार किए जा रहे थे? कोई बता सकता है जी? नेटवर्क लेयर। और ऐसी कौन सी लेयर थी जहां पर जहां पर IP एड्रेस का जनरेशन हो रहा था, IP एड्रेस जनरेट किया जा रहा था? ऐसी कौन? नेटवर्क की लेयर है ना जी। आ जाएगा। अब हम जब OSI मॉडल पढ़ते हैं तब हम पढ़ लेते हैं कि भाई आपकी नेटवर्क लेयर पर पैकेट बनते हैं, नेटवर्क लेयर पर IP एड्रेस का जनरेट होते हैं। लेकिन अगर सही मायने हम देखें तो नेटवर्क लेयर पर IP एड्रेस की मदद से ही पैकेट बनाए जाते हैं। यदि हम सही मायने में देखें तो क्या होता है? नेटवर्क जो लेयर है वहां पर जो IP एड्रेस होते हैं उनकी मदद से पैकेट बनाए जाते हैं, और वो पैकेट राउटर के द्वारा, पढ़ा था राउटर, वो पैकेट राउटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। ये वाली बात है। यदि मेरे भाई नेटवर्क लेयर पर जो आपकी नेटवर्क लेयर है वहां पैकेट बनेंगे तो क्या IPv4 भी बनाएगा कभी कभार, कभी कभार IPv6 भी बनाएगा, क्योंकि वर्जन 2 है।
स्वाभाविक सी बात है, IPv4 भी बनाएगा, IPv6 भी बनाएगा। यदि यहाँ पैकेट को IPv4 के द्वारा बनाया गया है तो उस पैकेट का जो साइज होता है मेरे दोस्त वो होता है आपका 576 बाइट का। ये बात याद रखना। यदि कभी आपसे बोला जाए कि बताओ भाई आईपी नेटवर्क लेयर पर जो पैकेट बनते हैं अगर वो पैकेट किसके द्वारा बनाया गया है, IPv4 के द्वारा, तो वहां उस पैकेट का साइज क्या होता है 576 बाइट। और यदि वो पैकेट IPv6 के द्वारा बनाया गया है तो वो होता है 1280 बाइट। मतलब यदि वो पैकेट, ये जो पैकेट है IPv6 के द्वारा बनाया गया है तो इसके अंदर आप 1280 बाइट का डेटा रख सकते हो। और यदि IPv4 के अंदर बनाया गया है तो आप 576 बाइट का डेटा रख सकते हो। क्या मैक एड्रेस का काम है पैकेट बनाना? जी नहीं, मैक एड्रेस तो आपका डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और डेटा लिंक लेयर पर पैकेट नहीं बनते हैं, नेटवर्क लेयर पर पैकेट बनते हैं और नेटवर्क लेयर पर ये क्या करते हैं मेरे दोस्त, काम करते हैं। आ जाएगा। एक्चुअली क्या है कि जो आपका IPv4 और IPv6 है ये एक एज अ सॉफ्टवेयर की तरह डिजाइन होते हैं, इनकी कोडिंग वोडिंग की जाती है। तो इनकी कोडिंग करने के लिए कुछ फील्ड्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हेडर फील्ड बोलते हैं। तो जो ये बस आपको याद रख लेना है, IPv4 है मेरे दोस्त, उसके अंदर आपको 12 हेडर फील्ड देखने को मिलती हैं और IPv6 है मेरे दोस्त, इसके अंदर आपको 8 हेडर फील्ड देखने को मिलती हैं। और यही कारण है, देखो अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, कि मैं किसी बात को 10 व्यक्तियों के बीच में शेयर करके भेजूं और मैं किसी बात को 5 व्यक्तियों के बीच में शेयर करके भेजूं, तो सिक्योर किसके चांसेस ज्यादा है? 5। यही है ना। वैसे ही एक्चुअली क्या रहता है कि यहाँ पर जो डेटा जाता है वो 12 हेडर फील्ड से जाता है, तो यहाँ पर वो सिक्योर नहीं हो पाता है। और ये सिक्योर नहीं हो पाता है तो इसको सिक्योर करने के लिए एक प्रोग्राम और जोड़ा गया है जो नोट्स के अंदर मेंशन है, चेकसम फील्ड। अगर वहां लिखा हुआ देख लीजिएगा कि IPv4 के अंदर चेकसम फील्ड को ऐड किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि उसको सिक्योर बनाना था। लेकिन यहाँ कितनी हेडर फील्ड है? 4। तो ये 4 हेडर फील्ड इसके कंपेयर में क्या है, कम है, तो इसके कंपेयर में डेटा क्या होगा, सिक्योर होगा, इसीलिए यहाँ हेडर फील्ड की आवश्यकता नहीं होती है। ये है मेरे दोस्त आपका पूरा नेटवर्किंग की कहानी। बस आपका काम है इसे आप रीड कर लीजिएगा और कोई समस्या यहाँ है नहीं मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं और नोट्स पर आ जाएगा। वर्ड टू वर्ड पढ़ा दिया मैंने, बस रीड करके देख लेना, वर्ड टू वर्ड, एक भी वर्ड शायद मैच भी कर लिया होगा आपने। ठीक, आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगली चीज पर अपनी पर। चलो दोस्त, नेटवर्किंग तो अपना हो गया और अगला टॉपिक कौन सा है देखते हैं। अगले टॉपिक को देखिए, ये टेबल है अगले टॉपिक में, और ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक, देखिएगा आ जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारी एक टेबल है और इसको आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मेरे दोस्त। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये टेबल आपको याद रखनी चाहिए। देखिएगा, यहाँ से नॉर्मली मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ, हाँ जी, नोटेशन, ये इसका पूछ रही हो ना, नोटेशन लिख लेना उसको। ठीक है, आ जाओ भाई, बढ़ते हैं आगे। और ये देखिएगा, समझना, ये है आपकी, अच्छा एक सिंपल सी बात समझना मेरे दोस्त, यहाँ पर यदि मैं यहाँ IPv4 की बात करूं तो IPv4 के प्रत्येक ब्लॉक की वैल्यू कितनी है, 0 से 255। यही है ना, अभी जस्ट नाउ पढ़े अभी अपन कि IPv4 का जो 4 ब्लॉक है उसमें प्रत्येक ब्लॉक में आप 0 से 255 रख सकते हैं। यही मीनिंग है, 0 से 255 आप रख सकते हो। अब ये जो 0 से 255 तक की वैल्यू है इसे 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, ABCDE तक। कितनी? 5 क्लास में। अब वो 5 क्लास है, उनकी आपको रेंज याद रखनी पड़ेगी कि किस क्लास के अंदर कितनी वैल्यू रखी है। यदि आपका कोई IP एड्रेस क्लास A से बिलोंग करता है तो उसके 4 के 4 ब्लॉक में, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, यदि आपका कोई IPv4 है, कौन सा एड्रेस है, IPv4 एड्रेस है, और वैसे इसके प्रत्येक ब्लॉक की वैल्यू जो है वो 0 से 255 हो सकती है। यही बात है ना। लेकिन यदि जो IPv4 IP एड्रेस है वो क्लास A से बिलोंग करता है तो उसके पहले वाले ब्लॉक की वैल्यू 0 से 255 कभी भी नहीं हो सकती। उसके पहले वाले ब्लॉक की वैल्यू 0 से 127 तक होगी। तो वो जो IP एड्रेस होगा वो किस क्लास से 27 तक होगी, 27 भी लिखा है ना वहां पर,
27 तक है मेरे दोस्त, लिखा तो है 27 तक होगी। और क्या वाली बात है, यहाँ 0 से लेकर 127 तक होगी। तो वो जो आईपी है किस क्लास से बिलोंग करेगा, ए क्लास से। सुनते जाना जरा ध्यान से, क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है बताओ भाई यह आईपी किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल सा एक जो नोट्स के अंदर मेंशन है, एक आईपी एड्रेस 168.1.200 लिखा है नोट्स के अंदर मेंशन है ये। तो इसकी अगर ये पूछा जाए कि बताओ भाई ये तो पहली वाली बात कौन सा आईपी है, IPv4 है। क्यों, क्योंकि 4 ब्लॉक है। इतना तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्या है IPv4 है, क्यों, क्योंकि 4 ब्लॉक है। अब ये इतना और आइडेंटिफाई, क्योंकि IPv4 तो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। किस किस में, ABCDE। अब इनमें से कौन, तो इनमें से कौन का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये पहले वाले की ओर देखना, पहले वाले ब्लॉक की ओर आपको नजर डालनी होती है। इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें किससे मीनिंग होता है, पहले वाले से। अब ये जो पहला वाला जो आपकी वैल्यू है, पहले वाले ब्लॉक की वैल्यू है, वो जिस भी क्लास की रेंज से बिलोंग करेगी वो आईपी उसी क्लास से बिलोंग करेगा। तो क्या आपको ये याद करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ए की वैल्यू कहां से कहां तक, बी की वैल्यू कहां से कहां तक, सी की वैल्यू कहां से कहां तक और डी की वैल्यू। तो देख लो भैया, ए कहां से चलता है, 0 से 127, बी 128 से 191 चलता है, सी जो है 192 से 223, और ये स्टार्ट कहां से हो रहा, एक 192, और 192 कौन सी क्लास है, सी। इसका मतलब ये IPv4 किस क्लास से बिलोंग करेगा, सी क्लास से बिलोंग करेगा, सॉरी सी क्लास से। हाँ जी, तो सी क्लास की वैल्यू क्या थी, 192 से लेकर आपका 223, और डी पर कहां जाते हैं हम, 224 से लेकर जाते हैं 239, और जो हमारा ई आता है वो 240 से जाते हैं हम 255। ये जो आपकी रेंज है वो मेरे दोस्त आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको याद करके सॉल्व करना ही पड़ेगा, आ जाएगा। हाँ जी, कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताओ भाई क्लास ए की सबनेट मास्क वैल्यू क्या है, तो क्या है 255.0.0.0। अगर क्लास बी में गए तो 2 बार 255, क्लास सी में गए तो 3 बार 255। याद करने की जरूरत है, क्लास ए 1 बार 255, क्लास बी 2 बार 255, क्लास सी 3 बार 255, क्लास डी का होता नहीं है, क्लास ई का होता नहीं है सबनेट मास्क वैल्यू। आ जाओ भाई, अगली कौन सी है, नेटवर्क आईडी और आपकी होस्ट आईडी। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्लास ए के लिए नेटवर्क आईडी के बिट क्या है, क्लास बी के लिए होस्ट आईडी के बिट क्या है। तो देखो, जो आपकी नेटवर्क आईडी है और जो आपकी होस्ट आईडी है, आपको ओनली एक याद करनी है, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। देखो, नेटवर्क आईडी अगर हम याद करें तो क्लास ए की नेटवर्क आईडी 8 है, बी की कितनी है 16, सी की कितनी है 24, और जैसे ही आप होस्ट पर आओगे तो उसको जस्ट अपोजिट कर दिया गया है 24, 16, 8। कोई दिक्कत, तो यहां और डी का होता नहीं है, ई का होता नहीं है। क्लास ए की नेटवर्क आईडी पूछे तो 8, क्लास बी की नेटवर्क आईडी पूछे तो 16, क्लास सी की नेटवर्क आईडी पूछे तो 24, क्लास ए की होस्ट आईडी पूछे तो 24 बिट, और यदि क्लास बी की होस्ट आईडी पूछे तो 16 और सी की पूछे तो 8। ठीक, और यदि मेरे भाई आपको बिट में पूछ ली, बाइट में पूछ ली जाए तो बता दोगे किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। ऑटोमेटिकली जो भी आंसर आएगा वो आपका बाइट में बन जाएगा। आ जाओ, ये तो बिल्कुल भी याद नहीं करने, बस याद ही हो गए वो। देखो क्या, यदि क्लास ए है तो आपका 0, क्लास बी है तो एक बन, जितना आगे बढ़ते जाता है उतना एक बन बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये, क्लास ए 1, क्लास बी 10, क्लास सी 110, क्लास सी 111, क्लास डी सॉरी हाँ जी क्लास सी जो होगा 110 होगा, क्लास डी 111 होगा, क्लास ई जो है 4 टाइम 1। याद करना है, अरे कुछ नहीं है दोस्त। देखो, क्लास ए 10, क्लास बी 0 के साथ एक 1 जोड़ दो, क्लास सी 0 के साथ 2 1 जोड़ दो, क्लास डी 0 के साथ 3 1 जोड़ दो, और क्लास ई जो है आपका 0 हटा दो, 4 1 जोड़ दो, बात खत्म। ये है आपकी एक टेबल मेरे दोस्त, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। हो सके तो घर पर एक बार रिवाइज और कर लीजिएगा, याद हो जाएगी आपको। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ उसमें है याद करने लायक। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आ जाएगा। मैक एड्रेस पढ़ा दिया जी, बिल्कुल पढ़ा दिया। हाँ, यहाँ पर एक नया पॉइंट है, वो मेरे दोस्तों ये जरूर नया पॉइंट है कि इसको जो आपकी जो डेटा लिंक लेयर है उसे LLCB बोलते हैं, जिसका नाम क्या होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर होता है। यदि कभी पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा। फिर देखो 64 बिट होता है, 8 ब्लॉक होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। हाँ जी, ईच ब्लॉक की वैल्यू 8 बिट होती है, और ये रिप्रेजेंटेशन है स्विचिंग। समझो मेरे दोस्त ध्यान से, स्विचिंग क्या होती है।
स्विच का मीनिंग क्या होता है? स्विच का मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जाना। यानी मैं यहाँ से यहाँ चला गया तो मैं यहाँ से स्विच कर गया, यहाँ से वहां चला गया तो मैं क्या करेगा? स्विच करेगा। स्विचिंग मतलब एक जगह से, जैसे मैंने यहाँ से उठाकर आपको यहाँ बैठा दिया या फिर यहाँ से उठाकर यहाँ बैठा दिया, तो क्या कर दिया मैंने? आपकी स्विचिंग कर दी। तो नेटवर्क की दुनिया के अंदर स्विचिंग का मतलब क्या होता है? डेटा का आदान प्रदान। मतलब डेटा को तुमने भेज दिया या फिर डेटा को तुमने प्राप्त कर लिया। अब ये जो स्विचिंग मेथड है मेरे दोस्त, वो 3 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो है आपकी सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, और एक होती है आपकी मैसेज स्विचिंग। 3 प्रकार की स्विचिंग होती है। अब तीनों स्विचिंग को जरा ध्यान से समझिएगा। मैं सबसे पहले आती है सर्किट स्विचिंग। ध्यान से समझना, ऐसी स्विचिंग जिसमें डेटा को ट्रांसफर करने से पहले एक डेडिकेटेड लाइन बिछा दी जाती है, उसके बाद में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रकार की स्विचिंग को हम क्या बोलते हैं? सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। जैसे कि राइट नाउ बात करो मेरे दोस्त, मैं क्लास लेने जा रहा हूं लाइव। यदि मैं यहां पर वाईफाई का कनेक्शन की लाइन पूरी नहीं बिछाता पहले ही, तो क्या मैं नेटवर्क चला लेता? और नेटवर्क ना चला के बाद क्या मैं डेटा ट्रांसफर कर देता? नहीं कर पाता। बात समझ में आ रही है? मतलब यदि मुझे यहाँ वाईफाई का यूज करना है तो मुझे वाईफाई की पहले केबल बिछानी पड़ेगी, फिर वाईफाई को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, यानी उसे स्थापित करना पड़ेगा, तब जाकर शायद मैं उसका यूज कर पाऊँ, तब जाकर शायद मैं डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर पाऊँ। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सर्किट स्विचिंग कहते हैं। जैसे टेलीफोन, वो लैंडलाइन वाला टेलीफोन। अच्छा एक बात बताओ, जब तक आपके घर तक लाइन नहीं आएगी तब तक क्या फोन लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो वो है क्या? सर्किट स्विचिंग। एग्जांपल क्या होता है? टेलीफोन। आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपको कोई भी एग्जांपल आ जाए, अगर इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है तो उसको टिक कर दीजिएगा। पैकेट स्विचिंग देखिएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, आपकी नेटवर्क की दुनिया के अंदर जो बात है, या फिर हम बात करें इंटरनेट की दुनिया के अंदर, समझ लो। अच्छा एक बात बताओ, आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? डेटा का आदान प्रदान हो रहा है। यही वाली बात है ना। जैसे हमारा नेट कनेक्शन बंद है तो ना ही हमारे पास कोई मैसेज आएगा, ना ही हम मैसेज भेज सकते। और नेट कनेक्शन ऑन है तो मैसेज भी आ जाएगा, मैसेज भी चला जाएगा। तो मतलब डेटा आ भी जाएगा, डेटा चला भी जाएगा। और इंटरनेट के अंदर डेटा किस फॉर्मेट में जाता है? जाता है जी पैकेट के फॉर्मेट में। तो जो पैकेट स्विचिंग है वो किस दुनिया के अंदर काम करती है? इंटरनेट की दुनिया के अंदर। और यदि मैं आपसे एक सिंपल सी वाली बात बोलूं, जैसे हमने OSI मॉडल पढ़ा था, वहां पर एक शर्ट ऑर्डर करी थी हमने। हाँ जी, अभी तक आई नहीं है लेकिन वो है, तो हमने वो ऑर्डर करी थी। अब वो जो शर्ट थी हमारी, अच्छा एक बात बताओ, आपकी डेस्टिनेशन तक, आपके घर तक, या आपके हाथ जहां आपके पास, क्या वो पैकेट में आएगी या फिर बड़े बंडल में आएगी? पैकेट में आएगी। तो डेटा की डिलीवरी पैकेट में होती है या फिर सेगमेंट में होती है? पैकेट में होती है। भले वहां से जो आपका गुड़गांव, जहां से भी आप, हरियाणा, कहां से, जहां से भी आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ है, भले वो रास्ते तक शायद बड़े बंडल में आई हो, शायद शिवपुरी तक बड़े कुरियर बंडल में आई हो, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो छोटे से पैकेट में गई होगी। यानी आपकी शर्ट ओनली आपकी शर्ट होगी उस बॉक्स के अंदर, और किसी दूसरे की शर्ट नहीं होगी। तो वो होता है पैकेट। और पैकेट का अच्छा एक बात बताओ, आप जैसे ही गुड़गांव से आपकी शर्ट निकली, वैसे ही आपसे कनेक्शन किया जाता है कि जैसे ही शिवपुरी डिलीवर हुई, शिवपुरी डिलीवर से उसका आपका खुद का पैकेट बनाया, तब जाके आपसे कांटेक्ट होता है? जब पैकेट बनता है तब कांटेक्ट होता है। हाँ जी, लेकिन यहां से यहां तक आपका काम चल चुका है, तब बाद में आपसे संपर्क किया जब आपके पास देना है तब। लेकिन आपका डेटा यहां से यहां तक आ चुका है, तब भी आपसे कोई संपर्क नहीं है। क्या संपर्क होता है? क्या बार बार फोन लगाते हैं, इंदौर आ गए भाई हम? ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ जी, तो क्या वाली बात है कि जैसे शिवपुरी आ जाते हैं, शिवपुरी आने के बाद में आपका जो सेगमेंट है, सेगमेंट को तोड़कर, यानी वो बड़े बंडल को तोड़कर आपका खुद का पैकेट निकाला जाता है। खुद का पैकेट निकालने के बाद उस पर एड्रेस कंफर्म करके तब आपसे कांटेक्ट किया जाता है कि लो भाई आपका ऑर्डर आ गया है। तो हम इस बात से क्या समझते हैं? पैकेट स्विचिंग एक ऐसी स्विचिंग है जिसमें उसी समय संपर्क किया जाता है जिस समय डेटा को डिलीवर करना होता है। और इस प्रकार की स्विचिंग को हम क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग, जो इंटरनेट के अंदर कार्य करती है। आ जाओ मेरे भाई मैसेज स्विचिंग के बारे में बात करते हैं। मैसेज स्विचिंग का मतलब एक ऐसी स्विचिंग होती है मेरे दोस्त जिसमें डेटा को पहले स्टोर किया जाता है, स्टोर करके फिर दोबारा किसी दूसरी जगह फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जैसे कि हम बात करें कि आपका ईमेल है या फिर आपका व्हाट्सएप ही ले लो मेरे दोस्त, ये व्हाट्सएप है, ठीक ऐप है। आपके पास जो मैसेज आया है व्हाट्सएप पर, क्या वो मैसेज डायरेक्ट आया है कि पहले कहीं स्टोर किया है तब आया है? बताओ। स्टोर हुआ है कहाँ? व्हाट्सएप के सर्वर पर।
हुआ जी। क्यों, उसका रीजन क्या है देखिएगा मेरे भाई, ये सामने वाले बंदे ने, सेंडर ने आपका हेलो भेज दिया, इसकी यहां से तो चला गया, आपका नेट कनेक्शन बंद नहीं है तो कहीं तो स्टोर है सर्वर पर, तो पहले वो स्टोर होता है, स्टोर करके फिर फॉरवर्ड होता है। तो इस प्रकार की स्विचिंग को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मैसेज स्विचिंग कहते हैं। जैसे ईमेल इसका सही एग्जांपल होता है। ईमेल जब भेजते हो वो पहले ईमेल के सर्वर पर स्टोर किया जाता है, फिर आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मैसेज स्विचिंग। आप नॉर्मली याद रखिएगा, सर्किट स्विचिंग टेलीफोन, पैकेट स्विचिंग इंटरनेट, और मैसेज स्विचिंग को क्या हम बोलते हैं, ईमेल का एक एग्जाम्पल होता है। प्रोटोकॉल देखिएगा, प्रोटोकॉल जानते हो, सिंपल से घर के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि भैया आप 8 बजे के बाद बाहर नहीं रह सकते। जैसे मेरे पर अप्लाई हो रहे हैं अब कि नहीं भाई घर से बाहर नहीं जा सकते, तो वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना। तो वो रूल्स और रेगुलेशंस, कोई नेटवर्क की दुनिया में भी वो रूल्स और कुछ रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि आपकी OSI मॉडल की 7 लेयर है दोस्त, तो 7 लेयर में से जो डेटा लिंक लेयर का कार्य है वो डेटा लिंक लेयर पर ही होगा, उसे आप नेटवर्क को नहीं दे सकते। या फिर फिजिकल लेयर पर जो कार्य होना है वो फिजिकल पर ही होगा, उसे आप डेटा लिंक को नहीं दे सकते। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और मेरे दोस्त, यदि आपको प्रोटोकॉल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ओनली ऑन आप इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, और कोई तीसरे प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ओनली फुल फॉर्म का प्रश्न बनता है। तो आ जाओ, यदि हम आपके, अच्छा एक बात बताओ, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, मुझे लगता है पूरी दुनिया में 2 ही प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, या तो आप उन्हें फॉलो करोगे या नहीं करोगे, यही होगा, तीसरी बात तो कुछ होगी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ फॉलो करोगे कुछ नहीं करोगे, वो तो नहीं फॉलो करने, पहले एक फॉलो मत करना, पूरे कर लेना, तो वो तो इसमें ही आया करा ही नहीं, यही वाली बात है ना। चाहे तुम कितने भी अच्छे काम कर लेना, तुमसे एक भी गलत काम हो गया ना तो वो तुम्हारे साथ भूल जाती है दुनिया की तुमने अच्छे भी करे थे। तो वही वाली बात है। तो प्रोटोकॉल्स कितने होंगे, 2, या तो फॉलो होंगे या फिर फॉलो नहीं होंगे। जैसे ऐसे सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं, एक प्रोटोकॉल होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड और एक प्रोटोकॉल होते हैं कनेक्शन लेस। जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं TCP, जिसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। और उसके अंतर्गत दोस्त याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जाता है बताओ भाई इनमें से कौन कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो कौन HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, टेलनेट, ये जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। और कनेक्शन लेस में कौन कौन से आते हैं, DNS, DHCP, SNMP, VoIP और RIP, ये क्या है कनेक्शन लेस। देखो मैं बता देता हूँ कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। अपने फ्रेंड होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं, देखो कैसे। एक तो होते हैं कि भाई आपके घर पर आएंगे तो वो संपर्क करके आएंगे, यही वाली बात कि भाई उत्तम भाई तुम घर पर मिलोगे या नहीं मिलोगे, हम आए या नहीं आए। और एक कैसे होते हैं, आ जाते हैं वो तो, चाहे तुम मिलो और चाहे तुम मत मिलो, हाँ वो फुट्टल होते हैं, लेकिन क्यों, आए नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस घर पर जा रहा है, फिर आए नहीं मिले तो फिर वापस घर पर जा रहा है। तो वो कौन हो गए, कनेक्शन लेस, जिन्होंने कांटेक्ट नहीं करा आने से पहले, वो है कनेक्शन लेस। और कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जिन्होंने कांटेक्ट करा आने से पहले, वो क्या कहलाते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड। तो UDP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, और TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, और UDP जो है वो कनेक्शन लेस है। और इसके अंतर्गत जो आने वाली होती है वो प्रोटोकॉल क्या होती है, मैं आपको बता दी, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। आ जाएगा दोस्त, बढ़ते हैं आगे। आप ओनली इनके पूरे नाम याद रखना अगर मेरी बात मानो तो, क्योंकि आप याद रखोगे वैसे भी आपको पूरा याद रख नहीं पाओगे, ओनली इनकी फुल फॉर्म पर फोकस करिएगा बस। क्या नाम है, सिक्योर सेल, SSH। आगे हम बात करें, अगली क्या है, SMTP, जिसका यूज की आवश्यकता होगी वो मैं बता दूंगा। SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज जो है ईमेल सेंड करने के लिए किया जाता है, नॉर्मल सी वाली बात है, इसकी याद रख लेना। DNS का पूरा नाम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। DHCP क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ FTP, इंपॉर्टेंट है, इसका यूज जरूर याद रख लीजिएगा। क्या है आपका FTP, जैसे हम क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इंटरनेट का मतलब क्या है, डेटा का आदान प्रदान, मतलब फाइल का जाना और फाइल का आना, और उस फाइल को लेकर जाना और उस फाइल को लेकर आना किसका काम होता है, FTP या फिर HTTP। क्या इंटरनेट की दुनिया में ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी इंटरनेट की एक्टिविटी है जो बिना इसके नहीं काम कर सकती है, नहीं, ऐसी कोई सी भी इंटरनेट की एक्टिविटी नहीं होगी जिसके आगे इसको ना लगाया जाए HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर।
प्रोटोकॉल मतलब डेटा को ट्रांसफर करना या फिर डेटा को प्राप्त करना। तो ये दो प्रोटोकॉल हैं जिनकी मदद से डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। एक है TFT और एक है HTTP। ठीक, आ जाओ। और एक है TFTP है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला है NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। याद रखना थोड़ा सा, SMTP जो था वो क्या था, मेल ट्रांसफर करने के लिए, और ये है मेल को रिसीव करने के लिए। इसके बारे में तो बता दिया अभी हाल ही में HTTP। और यहाँ आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि HTTP में S का मीनिंग क्या है, तो S का मीनिंग क्या है, सिक्योर। तो ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाँ जी, आ जाएगा। अगला है TLS और SSL, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर, या फिर हम सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं। ओनली फुल फॉर्म याद रखना बस। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। ठीक, आ जाओ। ARP का मतलब क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। IRC मेरे दोस्त अपनी राइट नाउ अपनी जो जनरेशन है ना, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल यही है, IRC, जो अपनी जनरेशन है। अपनी जनरेशन अपनी जनरेशन बात करें तो अपनी 2000 की लगभग की अपनी जनरेशन है। तो 2000 के लगभग से ही आपका क्या है, चैटिंग का सिलसिला जारी है। 2004 से, क्योंकि फेसबुक तो 2004 से ही आया ना, 2004 के बाद से चैटिंग का सिलसिला जारी है। तो चैटिंग जो करवाने वाले, चैटिंग समझते हो, आगे आने वाला चैटिंग उसको हम पढ़ेंगे। तो IRC क्या करवाता है, चैट रियल टाइम पर इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग बोलने तो क्या, अच्छा एक बात बताओ, आप टेक्स्ट के अंदर मैसेज करते हो तो क्या वो मैसेजिंग इंस्टेंट होती है? नहीं। क्या सामने वाले को, आप जैसे अपन ने किसी सामने वाले को संपर्क करा, मैसेज करा, तो क्या आपको पता है कि उस सामने वाले ने रीड कर लिया या नहीं करा, या फिर उसको वो डिलीवर हो गया या नहीं हुआ? और यदि मैं व्हाट्सएप पर मैसेज करूं तो हमें ये समझ में आता है कि वो सामने वाला अवेलेबल है या नहीं है, वहां सीन हुआ या नहीं हुआ, वहां डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, होता है कि नहीं होता? तो इसे हम तो इंस्टेंट मैसेजिंग, मतलब इंस्टेंटली आदान प्रदान। तो वो इंस्टेंट मैसेजिंग का जो काम है वो कौन करता है, IRC करता है, इंटरनेट रिले चैट जिसे हम कहते हैं। ये कुछ प्रोटोकॉल्स है मेरे दोस्त, इन्हें आप रीड कर लीजिएगा। आपको ओनली एक एक बार रीड कर लेना है इनको। देखो, इनमें रट्टा मारोगे याद नहीं होंगी, फिर एक बार बोल लो, बस आप इन्हें पढ़ते रहेगा, जब भी टाइम मिले तब भी एक बार इन्हें रीड करते रहेगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, और आप चाहो तो ऑनलाइन वाले इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी, हाँ फुल फॉर्म याद करनी है, मतलब रीड कर लो, याद कर सको तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं कर पा रहा है वो रीड कर लेना, इनको याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, अगली आ जाएगा, देखिएगा। हाँ जी, क्या देखो भाई, ये रीड जो है, इसमें मैं रीड करा देता हूँ यार, मेरे को क्या है, कोई मतलब नहीं है रीड करना। देख भाई, मैं रीड करा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भैया, मैं करा देता हूँ छोटे बच्चों की तरह। देखो, NNTP देखिएगा, नेटवर्क न्यू ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है, आज तुम ही बोर हो जाओगे इनको, ठीक है, घर पर पढ़ लोगे तो अच्छी रहेगी। ठीक, RTP रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक भाई, और भाई पढ़ा लेने दो, संतुष्ट हो जाएगा बंदा। SLP क्या है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। देख भाई, इधर आप नीचे क्यों देख रहा है, सर्विस लोकेशन प्रोटोकॉल। ठीक, आ जाओ भाई। SAP क्या है, सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल। SDP सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। इसमें एक भी याद हो रही है कि मेरे पढ़ने से तो है? एक भी नहीं होगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। टेलनेट है, टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। SMP क्या है, सर्वर मैसेज ब्लॉक। RAP राउट, हाँ जी, राउट एक्सेस प्रोटोकॉल। HNSP होस्ट नेम सर्वर प्रोटोकॉल। RPC है, रिमोट प्रोसीजर सेल प्रोटोकॉल। और RDAS है, रिमोट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। हाँ जी, और एक है MADP माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी प्रोटोकॉल। CAP कैलेंडर एक्सेस प्रोटोकॉल। और PPTP होता है, पॉइंट टू पॉइंट टूलिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रूलिंग है या टूलिंग है, टूनलिंग है। हाँ जी, टूनलिंग प्रोटोकॉल। तो इसको, हाँ जी, नहीं, इनको याद मत करिएगा, ये कभी भी नहीं आते, मैंने तो आज तक नहीं देखे इनको। मत करना पोर्ट नंबर याद, वो मैं डाल दिए तो उनको, मैंने कहा कोई ज़्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति होगा तो याद कर लेगा तो कभी ना कभी उसको काम तो जरूर देगा। ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो काम नहीं देती? ऐसी कोई है जी? ऐसी कुछ नहीं है जो काम नहीं देता, हर एक चीज काम देती है अपन को। आ जाओ भाई, बढ़ते हैं टॉपोलॉजी। सुनो, टॉपोलॉजी क्या होती है जरा समझने की कोशिश करेगा। देखो, अच्छा यहाँ पर इतने स्टूडेंट बैठे हैं, अब ये स्टूडेंट अंदर आते क्लास के अंदर, और मैं इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बना देता कि भाई आपको इनको यहाँ बैठना है, फिर इनको यहाँ बैठना है, फिर इनको यहाँ बैठना है। तो ये कि अरेंजमेंट हो जाता है, एक होता ना अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट बोलना है तो क्या, हम एक व्यवस्थित इनको कर दें, व्यवस्थित करके बैठा दें। ये सहेलियां हैं तो इनको अलग बैठा देंगे, ये सहेला उधर वाले तो उनको अलग बैठा देंगे। हाँ जी, ये वाली बात। तो देखिएगा अब नेटवर्क का मतलब क्या है, नेटवर्क का मीनिंग क्या है, कलेक्शन, यही है ना जी। नेटवर्क का मीनिंग क्या है, कलेक्शन। किसका कलेक्शन, नोड का कलेक्शन। अब नोड का कलेक्शन मतलब एक से अधिक नोड, यही वाली बात है ना। नोड का कलेक्शन बोलना तो क्या, एक से अधिक नोड। अब ये जो एक से अधिक नोड है उनका व्यवस्थित करने का तरीका, या फिर उन्हें अरेंज 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 समझ गए कि एक नोड यहाँ आएगा, दूसरा नोड यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ नहीं आ सकता, ये अरेंजमेंट। अब ये पहला यहाँ है तो वो यहीं होगा, वो यहाँ नहीं आ सकता। तो ये का जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉपोलॉजी कहते हैं। यानी जो दो या दो से अधिक नोड हैं उन नोड का एक व्यवस्थित क्रम, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्या कहलाता है, नोड आपका टॉपोलॉजी कहलाता है। और यहाँ जो एवेंजमेंट लिखा है उसको अरेंजमेंट कर लीजिएगा थोड़ा सा। आ जाओ भाई, देखिएगा अब हम थोड़ी बातें करते हैं। देखो इधर समझना मेरे दोस्त ध्यान से, हमने बोला है कि हमारे नोड का क्या है, अरेंजमेंट। नोड का जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, टोपोलॉजी कह रहे हैं। अब ये जो अरेंजमेंट दो प्रकार का हो सकता है, समझना दो प्रकार का कैसे, और देखने की कोशिश करना कि दो प्रकार का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है। देखो एक तो अरेंजमेंट मेरे दोस्त ऐसा है कि जिसमें जो आपका फर्स्ट नोड है, फर्स्ट कोई तो होगा ना भाई, कलेक्शन है 2 10 50 नोड का, तो पहला कोई तो होगा। तो फर्स्ट नोड जो है वो नोड क्या हो, आपके लास्ट नोड से, जो भी लास्ट नोड है, कोई ना कोई फर्स्ट जरूर होगा, कोई ना कोई लास्ट जरूर होगा। तो जो फर्स्ट नोड है वो लास्ट नोड से कैसे कनेक्टेड हो, डायरेक्टली कनेक्टेड हो। अभी बस सुनते चलो, बस समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली कनेक्टेड हो, एक तो ये तरीका हो सकता है अरेंजमेंट का। दूसरा तरीका मेरे दोस्त ये हो सकता है कि जो आपका फर्स्ट नोड हो वो क्या हो, आपके लास्ट नोड से कैसे कनेक्टेड हो, नोड से कैसे कनेक्टेड हो, इनडायरेक्टली। हम बात करें इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, एक तो ये तरीका हो सकता है। कैसे, जरा देखिएगा। हमने बोला कि पहला नोड डायरेक्टली, मैंने एक नोड ये ले लिया, छोटा सा नोड की बात करते हैं हम। एक नोड हमने ये लिया है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, अगला ये है और अगला ये है, ठीक। और इस नोड का संपर्क ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, और ये सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, और ये क्या है, फिफ्थ। हमने एक यहां से फर्स्ट का सेकंड से संपर्क करा, सेकंड का थर्ड से करा, थर्ड का फोर्थ से करा, फोर्थ का फिफ्थ से करा, फिर फिफ्थ का वापस हो गया। इसमें लास्ट नोड ये है ना, और इसमें फर्स्ट नोड कौन सा, ये। तो लास्ट नोड फर्स्ट नोड से क्या हो गया, डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। आ जाओ, अब यहां हमने एक और ले लेते हैं, जरा देखिएगा। हमने यहां एक वायर लिया और इस वायर की मदद से हमने एक नोड ये कनेक्ट करा, फर्स्ट, ये सेकंड कनेक्ट हुआ, ये थर्ड कनेक्ट हुआ, ये फोर्थ कनेक्ट हुआ, और ये फिफ्थ कनेक्ट हुआ। तो देखो ये है फर्स्ट और ये है लास्ट, क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, नहीं। कनेक्टेड तो है, क्या यहाँ का डेटा वहां चला जाएगा, जी बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाएगा। शायद पहले यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, तब जाके शायद यहाँ पर मूव करेगा। तो ये जो कनेक्शन है वो क्या हुआ, इनडायरेक्टली, और ये जो कनेक्शन है वो क्या हुआ, डायरेक्टली। जो डायरेक्टली कनेक्शन होता है उसे बोलते हैं हम क्लोज। क्या ये क्लोज बन रहा है, क्लोज उतर रहा है, क्लोज लूप टोपोलॉजी इसे हम बोल देते हैं। और ये जो आपका इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन। ओपन, कहीं से कहीं तक क्लोज दिख रहा है ये, नहीं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन लूप टोपोलॉजी कहते हैं। तो मेरे दोस्त टोपोलॉजी दो ही प्रकार की होती है जो लिखी है, ओपन लूप टोपोलॉजी और क्लोज लूप टोपोलॉजी। मैंने कुछ जो वर्ड टू वर्ड समझाया है, रीड आप कर लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जो क्लोज लूप के अंतर्गत, ओपन लूप में आती है। तो स्टार ओपन है, ट्री ओपन है, बस ओपन है, और हाइब्रिड क्या है, ओपन लूप टोपोलॉजी है। और यहाँ रिंग और मैश की बात करें तो ये क्या होती है मेरे दोस्त, क्लोज लूप टोपोलॉजी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, बताओ दोस्त इनमें से कौन सी ओपन लूप टोपोलॉजी है और कौन सी इनमें से क्लोज लूप टोपोलॉजी। प्रश्न ऐसे ही आता है, देखो आ जाएगा। बस टोपोलॉजी की बात करें हम, देखो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ये जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये इसमें क्या हो रहा है, यहाँ हम अगर हम नोटिस करें यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक केबल है, मैन केबल है जी, केबल है ना, एक यहाँ से मैन केबल है, और इस मैन केबल की मदद से आपको एक से अधिक नोड कनेक्ट दिख रहे हैं। और इस प्रकार की टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, बस टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऐसे होता है ना, बस में बीच में जगह होती है, फिर इधर उधर सीट्स लगी होती है
है जी। इधर सीट लगी है, ये बीच में जगह निकलने को है, तो इस आकृति के आधार पर नाम दिए हैं, कुछ नहीं है। इसे मेरे दोस्तों लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं, लीनियर टोपोलॉजी, इसे लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं। इसे लीनियर टोपोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लाइन से जुड़ी होती है इस प्रकार से। दूसरी वाली बात, यहाँ पर जो मेन केबल होती है ये, इसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? बैकबोन केबल हम इसे कहते हैं। बैकबोन, बैकबोन समझ गए? रीढ़ की हड्डी टाइप की जो है, मतलब अच्छा एक सिंपल से इसको बैकबोन क्यों बोला है, इसका एक रीजन है। अगर हम अपनी बैकबोन की बात करें, यदि हमारी बैकबोन खराब हो जाती है तो क्या हमारे शरीर का कोई भी पार्ट काम कर पाएगा? जी नहीं, एक सिंगल हिस्सा अपना काम नहीं करेगा अगर अपनी बैकबोन खत्म हो जाती है तो। वैसे ही यदि इस टोपोलॉजी की ये वाली केबल खत्म होती है तो इसका कोई भी नोड कार्य नहीं करेगा, इसलिए इस केबल को हम क्या बोल देते हैं मेरे दोस्त? बैकबोन केबल के अंतर्गत रख देते हैं। और दूसरी वाली बात, जो हमारी बस टोपोलॉजी है सर, इस बस टोपोलॉजी के अंदर डेटा ओनली वन डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। यदि डेटा इधर से इधर जा रहा है तो इधर ही जाएगा, कभी भी वापस लौट के नहीं आ सकता। तुम चाहो कि इधर से इधर भी आ जाए तो नहीं आ सकता। देखते हैं आप तुम रिवीजन मार रहे हो या नहीं मार रहे हो। ऐसा डेटा ट्रांसमिशन मोड, ठीक है, ऐसा डेटा ट्रांसमिशन मोड जिसमें डेटा ओनली वन डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, वो कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोड है? बता सकते हो भाई? कितने हैं सिंप्लेक्स वाले? और कौन है भाई? सिंप्लेक्स ही है। ये रिवीजन क्यों नहीं करते हो? सिंप्लेक्स मतलब कितना अच्छा एग्जांपल दिया था, टीवी, रेडियो, कीबोर्ड, माउस, एक वन डायरेक्शन में चलती है डेटा। तो इसे हम क्या, तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इनमें से सिंप्लेक्स का एग्जांपल कौन सा, और उसमें अगर बस टोपोलॉजी है तब भी वो सिंप्लेक्स का एग्जांपल है, क्योंकि डेटा ओनली कहाँ जा रहा है? वन डायरेक्शन में। यदि आपसे बोला जाए कि बस टोपोलॉजी में कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मोड यूज किया जाता है, तो कौन सा यूज किया जाता है? सिंप्लेक्स वाला डेटा ट्रांसमिशन मोड यूज किया जाता है। ठीक है दोस्त, आ जाओ भाई, 9 बज गए हैं। तो एक बात कर लें, देखो मैं कल मैं आ नहीं पाऊंगा यहाँ, ठीक है, आज बड़ी मुश्किल से निकला हूँ मैं, कल तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो किसी की कोचिंग तो नहीं है, मैं बस 30 मिनट और चाहिए मेरे को, मैं पूरा कोर्स हो जाएगा अपना। ओनली 30 मिनट क्यों हो जाएगा कोर्स? देखो ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी, ठीक, तो कल आके तुम वीडियो देख लेना जो मैंने क्या किया है। देखो समझना, इधर मैं बता दूं, देखो मैंने क्या किया, व्यवस्था करके रखी है मैंने, वो व्यवस्था क्या करके रखी है देखिएगा, देखना इधर जो हमारा जी यहाँ से है, इतना तो टोपोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट से मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। कहाँ तक गया है? देखो यहाँ तक किया है उस वीडियो को मैंने, यहाँ तक है वो वीडियो, इधर तक, इधर तक है वो वीडियो, यहाँ तक, ठीक। और अगर वो यहाँ तक वीडियो है तो कितने पेज बचे हैं ओनली? अरे 37 कंप्लीट हो गए, तीन पढ़ना है ओनली हमें। और तुम कल आओगे तो देखो ये वीडियो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली वीडियो है, देखो वीडियो में लिखा होगा नेटवर्क नहीं है जी, इधर होगी, इधर है, इसमें बात करते हैं, यहाँ है वो वीडियो, ये इंटरनेट नाम की, हाँ जी ये वाली वीडियो है। उसमें मैंने ब्राउजर तक पूरा पढ़ा रखा है, बस मुझे यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर पढ़ाना है। यहाँ पर गूगल ब्रेक होता है, फाइल नेम तो आ गया है, यहाँ तक पढ़ा लिखा हुआ है, यहाँ तक पढ़ा रखा है, वेब ब्राउजर का, मैंने वेब ब्राउजर का पूरा पढ़ा दिया है, मैंने कल पढ़ा दिया था ये। तो आप कल आओगे, आप तो आओगे लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा कल, तो क्या करना है, आप वेब ब्राउजर तक वीडियो देख लोगे तो वहां से कवर हो जाएगा पूरा। रहे वो 2-3 पेज ओनली, तो 3 पेज को चाहो अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, फिर मैं 3 पेज की और वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, 3 पेज यहीं बैठ के 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 15 या 20 मिनट में कवर हो जाएंगे बस, ठीक है। तुम 15 मिनट लेट चली जाना आज, और क्या होगा, आज लेट चली जाना, ठीक, आ जाओ। तो अपन टाइम ना बर्बाद करके अपन पढ़ लेते हैं। देखो सुनो, और जो जा रहा है, यदि वो जा रहा है तो भैया बीच में से जाएगा तो मैं पहले ही बता दूं, ठीक। आपकी क्या वाली बात है कि भाई आज कितनी तारीख है, आज है हमारी 28, ठीक, 28 से 9 तारीख के, वैसे मैं कर रहा था 8 तारीख तक, लेकिन 8 को संडे है, इसलिए संडे को तो कोई आएगा भी नहीं, कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो क्या है, 9 तारीख को आप आ जाएगा, ठीक है, 9 को आओगे, और 9 को आप आओगे। 9 से जो हमारे टॉपिक है कौन सा है, एक प्रिंटर वाला और एक चार्ट वाला, और कुछ और मुझे लगेगा तो मैं और भी ऐड करा दूंगा। अपने पास आराम से 4-5 दिन है, और 5 दिन से पहले आपको क्या करना है, इतने दिन जो आपके पास छुट्टियां हैं उसमें आपको क्या लगाना है, FLT लगाना है,
और उस FLT के लिए आपको यहाँ नहीं आना है। मैंने व्यवस्था कर रखी है। क्या व्यवस्था कर रखी है? आपका जो एप्लीकेशन है एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस, उसी एप्लीकेशन में जो आपके पास चैट बॉक्स में जो एक जो बैच के अंदर एक बैच है ना, जहां पर आप टेस्ट पेपर्स लगाते हो, उसी टेस्ट पेपर के अंदर आपको टेस्ट पेपर FLT मिलेंगे, तो घर बैठकर ही लगा लीजिएगा। वहीं टेस्ट पेपर के पास में एक वीडियो ऑप्शन आता है, देखना थोड़ा, वीडियो ऑप्शन आता है, उसी वीडियो ऑप्शन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आप घर बैठकर ही, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तैयारी करना, थोड़ा सा कर लेना। मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, FLT मैं दे दूंगा, वीडियो मैं दे दूंगा, यानी FLT और सॉल्यूशन दोनों चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैथ रीजनिंग का भी मैं एक किसी भैया से बोल रहा हूँ एक से, तो वो भी आपको मैथ रीजनिंग की वीडियो दे देंगे वहीं पर। तो यहाँ आपको नहीं आना है, ठीक, घर बैठ के ही आपको तैयारी करनी है। 9 तारीख को आपको यहाँ आना है और ये यहाँ से यहाँ तक आपको तैयारी करनी है दोस्त। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जो मैंने 8 FLT तैयार करे हैं, अगर आप वो 8 FLT के पूरे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, यानी आपके 8 × 75, ये करीब करीब 600 के लगभग प्रश्न बनते हैं टोटल, मैथ रीजनिंग GK कॉम्प्लेक्स सब मिला के 600 के लगभग क्वेश्चन बनते हैं। तो इन 600 के लगभग क्वेश्चन अगर एक एक प्रश्न आपके दिमाग में है, देखो अगर रट्टा मारा होगा या फिर आपने देखा होगा कि काम चलाने लायक पढ़ा होगा, एक एक बार टिक किया होगा, तो क्या होगा, वही क्वेश्चन आएगा तो ही सॉल्व कर पाओगे। और यदि आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया होगा या फिर याद कर लिया होगा, तो उससे अगर इधर से उधर आया ना, तब भी आप समझ जाओगे उससे कि ये है और ये है। तो ये आपके इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा ना दोस्त, तब भी गारंटी देता हूँ आप 50+ मार्क्स ले आओगे। अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा होगा तो ये बस जितने भी दिन बचे हुए हैं आज से, वो दिन पढ़ लेना बस। और लेकिन अब मक्कारी करोगे तो आप बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, ये वाली बात है। और उसमें से बीच में जो 4 तारीख वाले दिन है, उसमें मनानी आपको छुट्टी। आप सादर आमंत्रित हो मेरे यहाँ, ठीक। कार्ड देने की जरूरत है क्या? नहीं है। मैं तो देखो फैमिली मानता हूँ आपको, फैमिली को कभी कार्ड नहीं देना पड़ता है। क्या अपन घर में फैमिली को कार्ड देते हैं? जी नहीं देते हैं। अपमान सा और होता है, कार्ड देते हैं, अपने भैया को कार्ड देने जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे यार तो मेरे को ही कार्ड की जरूरत है। तो अब चाहो तो मैं यहाँ लिख के अभी रख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ऐसा लगे कि नहीं सर कार्ड चाहिए हमें, तो कार्ड ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वैसे मुझसे मुझसे बड़ा कैसे कार्ड हो सकता है? हाँ जी, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। तो क्या है, 4 तारीख को आपको क्या करना है, बिल्कुल क्या करना है दोस्त, छुट्टी रखनी है, एंजॉय करना है, आना है मेरे यहाँ नमो नगर में, स्टार वर्ल्ड होटल के जस्ट पीछे है। आप तो अगर आप ग्वालियर बाईपास से आते हो, ठीक, ग्वालियर बाईपास से आते हो तो आप पौड़ी बाईपास की ओर जाइएगा, रोड पर आपको बैनर लगा मिल जाएगा, ठीक, स्टार होटल के जस्ट पास में। यदि आप पौड़ी बाईपास से ग्वालियर बाईपास की ओर आते हो तब भी बैनर मिल जाएगा। यहाँ पर ग्वालियर बाईपास से पौड़ी बाईपास, यानी ये जो रोड है ना, उससे इधर से इधर चल जाना आप, तो कहीं ना कहीं आपको बैनर मिल ही जाएगा, ठीक। आ जाना वहीं से, और उस पर डायरेक्शन भी लगा होगा, 2-3 बैनर लगा दूंगा मैं अपने घर तक, तो वहीं तक आपको किसी की पूछने की भी जरूरत नहीं है कि कहाँ जाना है, ठीक। क्योंकि फर्स्ट नया मेरा मकान था और किसी ने देखा नहीं है आज तक, कोई भी रिलेटिव, तो मैं तो बता के परेशान हो जाऊंगा भाई जहाँ से आना है। इसलिए क्या करना है, हमने बैनर लगा देंगे हम कि लो भाई चले जाओ, ठीक है। तो ये वाली बात है, नीरज बैनर लगाएगा, ठीक है। देखो तो ये वाली बात है ना, तो 4 तारीख को, ठीक है भाई, हार्डली इनवाइटेड हो, हार्डली बोलते हैं, सादर आमंत्रित कर दो, सादर आमंत्रित हो आप सबके सब। 4 तारीख को आएगा, 4 तारीख के बाद फिर जो भी है, और इतने दिन है तैयारी करेगा तगड़ी तरीके से, ठीक। 9 तारीख को अपन मिल जाएंगे। आज भाई पढ़ते हैं, कहाँ से हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो समझो जरा ध्यान से, ये यूट्यूब पर भी निमंत्रण चला गया, हाँ जी चलो, नहीं तो वहाँ रिलेटिव ही नहीं बने, पूरे बच्चे हैं। देखो आ जाओ, समझो, सर्च इंजन देखते हैं, आ जाओ भाई, हाँ जी चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, रीड कर लेना बस एक बार, आ जाओ। सर्च इंजन से हमें पढ़ना था, बस सर्च इंजन से हमें पढ़ना, और किसी को तो नहीं जाना ना, क्योंकि देखो मैं आ नहीं पाऊंगा कल, ठीक। तो इससे अच्छा है कि अपन पढ़ ही ले इसको, है। और चाहो तो फिर देखो बाद के लिए अपन छोड़ेंगे, तो यार बाद के लिए अपने पास बहुत टॉपिक्स हैं, वो पढ़ने हैं हमें बाद में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो। आ जाओ, देखो सर्च इंजन समझिएगा कि सर्च इंजन है क्या, देखना और समझना जरा ध्यान से। सर्च इंजन से रिलेटेड हम बात करें तो देखो मेरे दोस्त, अच्छा एक सिंपल सी बात समझो, इधर आ जाओ, इंटरनेट की दुनिया में देखो, समझ लो कि हम इंटरनेट की दुनिया में बैठे हुए हैं, ये है हमारा इंटरनेट, ठीक भाई। इंटरनेट का सिंपल सा मीनिंग क्या है, डेटा का आदान प्रदान, मतलब सिंपल सी मीनिंग क्या है, डेटा।
और एक दुनिया, जो हमारी पूरी दुनिया है पूरी दुनिया की जो इंफॉर्मेशन होती है, दुनिया की जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, उसे एक क्या किया है, एक जगह इकट्ठा करके रख दिया गया, मतलब सेंट्रलाइज कर दिया गया, एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। उसे हम क्या बोलते हैं, WWW कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। इससे पहले मैंने इसको डिटेल में पढ़ा रखा है, वीडियो में आप देख लीजिएगा, वहां मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है WWW का मीनिंग क्या है। WWW का मीनिंग मैं सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ छोटा सा और बता देता हूँ। पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, यानी मेरे बारे में आप गूगल पर सर्च करोगे एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस के बारे में, तो मिलेगा आपको, मिलेगा जी। और मिलेगा तो वो कहां से मिलेगा, WW से मिलेगा। मतलब दुनिया की पूरी इंफॉर्मेशन, चाहे किसी की भी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी है तो वो कहां मिलती है, आपको WW पर मिलती है। और इसी WW का जो कलेक्शन है पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन का, उसे हम क्या बोलते हैं, WW कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी लैंग्वेज ले लो, एक रूम है, उस रूम में बहुत सारी एक जैसी चीजें रखी, जैसे सपोज ये स्टाइलस है, ऐसे ही मैक्सअप के स्टाइलस बहुत सारे रखे हुए हैं। अब उसमें से मेरा कौन सा आइडेंटिफाई करना टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा कि भैया मुझे ढूंढने में भी टाइम लगे, पता नहीं मेरा वाला स्टाइलस कौन सा है, लगेगा जी। वैसे ही इस जो WWW है वो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। अब वो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन में से आपकी इंफॉर्मेशन को लेकर आने में टाइम लगेगा, दिक्कत आएगी। ऐसा तो नहीं है ला नहीं सकते, ला तो सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम जरूर आएगी ढूंढने में, पता करने में भाई कि कैसे हम कहां से कैसे प्राप्त करें। तो ये जो आपको प्रॉब्लम आती है यहां से इंफॉर्मेशन लाने के लिए, उसी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आपको ना हो, आपकी जो हेल्प करता है वो बंदा कौन है, गूगल। हाँ जी, हेल्प करता है आपकी, यानी गूगल। आप देखो, चाहो तो आप विदाउट गूगल के भी मेरे दोस्त इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ आपसे बात कर लूँ तो देखिएगा, जैसे मैंने ये है क्रोम ओपन करा है, ठीक, हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी क्रोम हमने ओपन कर लिए, या वेब ब्राउजर। अच्छा, यदि मैं यहाँ गूगल का भी यूज ना करूं, जैसे यहाँ बाय डिफॉल्ट गूगल है, तो मैं कुछ भी करूंगा गूगल तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्रोम का बाय डिफॉल्ट गूगल है। मैं गूगल का भी ना यूज करूं तो मैं यहाँ पर ऐसे लगा के HTTP, लेकिन मुझे पूरा लगाना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, HTTP। हाँ जी, देखो ये आ रहा है S:/A लिखकर, और यहाँ मैं चाहूं तो ऐसे कर दूं, ये सपोज कि मैं ऐसे लिखूं कि ये WW, हाँ जी, डॉट, है मैसेज, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट ओपन करूं, क्लास प्लस ऐप.com, एंटर करूंगा तो मुझे मेरी वेबसाइट ओपन होके मिलेगी, नहीं मिल रही है, ठीक। तो मतलब पूरा URL मैं यहाँ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो ये मेरी वेबसाइट, और इसका मैं URL बता देता हूँ, देखो आपको देखिएगा, मुझे पूरा ये टाइप करना पड़ेगा, दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, ये पूरा HTTPS:// वेब लगाना भूल गया मैं, WEB web.classplus.com ऐप न्यू app.batches, मैं कहा हूं, बैचेस के अंदर हूं। तो मतलब यदि मैं विदाउट इसकी क्या वाली बात है, यदि मैं विदाउट गूगल की इसको सर्च करूंगा तो मुझे ये पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके सर्च कर पाऊंगा। और यदि मैं गूगल का यूज करूंगा तो सिर्फ मेरे को क्या लिखना है, बस मेरी इंफॉर्मेशन मेरे पास, समझ गए कि ये गूगल कर क्या रहा है। गूगल का नॉर्मल सा काम है आपकी इंफॉर्मेशन को आप तक लाने में आपकी हेल्प करना, और इस जो आप तक लाने में आपकी हेल्प करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। सर्च इंजन का सिंपल सा मतलब है कि जो आपकी दुनिया पर WWW के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसे आप तक लाने में अपनी हेल्प करने वाली जो व्यवस्था है, ऐसा इंजन है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। जैसे कि गूगल एक क्या है मेरे दोस्त, सर्च इंजन है। और आपको ये मेरे दो भाई, यदि यहाँ पर सर्च इंजन से क्वेश्चन बनता है तो आपको वेब ब्राउजर से भी बनता है, वेब ब्राउजर से बनता है तो सर्च इंजन से भी बनता है। वेब ब्राउजर मैंने वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक, कैसे बनता है ये देख लीजिएगा, सुनो और समझो। आपसे ये पूछा जाता है कि भैया निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है, ऐसे बोला जाता है, जिसमें से 3 ऑप्शन सर्च इंजन दे देते हैं, एक ऑप्शन वेब ब्राउजर देते हैं। और एक प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्न में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है, 3 आपको ऑप्शन सर्च इंजन देते हैं और एक ऑप्शन कौन दे देते हैं, वेब ब्राउजर दे देते हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मतलब अगर सर्च इंजन से क्वेश्चन आए तो वेब ब्राउजर से भी आता है, वेब ब्राउजर से आए तो सर्च इंजन से भी आता है। मेरे दोस्त ये नाम आपको और याद रखने पड़ेंगे, जो भी सर्च इंजन के नाम है
इनमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इन्हें क्या मैं याद करूँगा तो तुम्हें याद हो जाएंगे क्या? जी नहीं होंगे मेरे दोस्त, ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे कि कौन कौन से सर्च इंजन है और ये कब कब लाए गए, क्योंकि डेट भी पूछ ली जाती है कि बताओ भाई गूगल कब आया था। तो गूगल कब आया था मेरे दोस्त? गूगल जो था कहाँ गया? हाँ जी 1998 में गूगल आया था। तो ये कुछ बातें हैं और यहाँ पर इसको जरूर करेक्शन कर लेना, ये MNS ना होकर MSN है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है दोस्त, ठीक। MSN होता है वो MNS की जगह, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है आपसे। एक बार ये भी पूछा गया है कि जो हमारा MSN है इसका अपडेटेड वर्जन कौन है? तो इसका अपडेटेड वर्जन कौन है? विंग नाम का सर्च इंजन है जो इसका अपडेटेड वर्जन है। ईमेल के बारे में देख लीजिएगा, सुनो और समझो, बस लास्ट टॉपिक है ईमेल। देखो समझना मेरे दोस्त ध्यान से ईमेल के बारे में। ईमेल क्या होता है मेरे दोस्त? एक होता है जीमेल, होता है जी, एक क्या होता है? जीमेल, और ये क्या होता है? ईमेल। अगर ईमेल का पूरा नाम पूछें तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और जीमेल का पूरा नाम पूछे तो क्या होता है मेरे दोस्त? गूगल मेल होता है। अच्छा दोनों में कोई डिफरेंस है? लोग बाग एक ही समझ बैठते हैं, वही ईमेल है वही जीमेल है, लेकिन अगर ईमेल ईस्ट है तो जीमेल वेस्ट है, यानी दिन और रात का डिफरेंस है दोनों के अंदर। देखो क्या मैं समझाता हूँ ध्यान से, ऐसे समझ लो आप। तो एक तो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, एक तो खुद पढ़ाई है ना जो मैं बोल रहा हूँ वो है, और एक जिसके द्वारा बोला जा रहा है यानी मैं। दो चीजें है ना यहाँ, कौन सी चीजें हैं? एक तो हम पढ़ रहे हैं यानी पढ़ाई हो रही है, और एक किसके द्वारा पढ़ाई कराई जा रही है? एक हो रही है एक कराई जा रही है। तो जो आप मैसेज लिखते हो, जैसे मैं आपको ऐसा प्रैक्टिकली बता देता हूं, देखिएगा और समझिएगा जरा ध्यान से, ऐसा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखो जी हमने ओपन करा और यहां जाकर ना हम क्या करते हैं, अपना एक जीमेल ही ओपन कर लेते हैं। ईमेल जो है जीमेल हमारी, इस ईमेल को जीमेल को हम ओपन करते हैं, ठीक आ जाएगा। अच्छा हमने ईमेल ओपन करी कि जीमेल ओपन करी? जीमेल, समझो जरा ध्यान से। और जो अब हमने जो मैसेज बनाया, ये मैसेज बनाया ना, ये जो लिखा है हमने यहाँ पर, यहाँ जो लिखा है ना हमने ये, और फिर हमने सेंड पर क्लिक करा, तो ये क्या है? ये ईमेल है। मतलब ईमेल एक मैसेज है। ईमेल क्या है? मैसेज है। और जीमेल जिसके द्वारा सेंड किया जा रहा वो मैसेज, वो जीमेल है। जीमेल मतलब क्या है? जहां जिसके माध्यम से मैसेज क्रिएट करना है या फिर जिसके माध्यम से हम मैसेज भेज रहे हैं वो जीमेल है, और जो भेजा जा रहा है वो ईमेल है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यानी जो मैसेज आपने सेंड करा वो ईमेल है, जिसके द्वारा किया वो जीमेल है। देखो सुनो, क्या दुनिया में एक ही ऐसी ईमेल व्यवस्था है जिसके द्वारा आप ईमेल को सेंड कर सकते हो? क्या एक ही है? जी नहीं। देखो क्या याहू भी है? अगर सुना हो तो ईमेल yahoo.com होता है। एक आउटलुक है जो मैंने आपको पढ़ाया था जब आपको वो बताया था, MS ऑफिस पढ़ाया था, याद हो तो। ऑफलाइन ईमेल जिसे मैंने बोला था, वहां पर जीमेल लिखा था तो मैंने जीमेल कटवा दिया था कि भैया ये जीमेल नहीं है, ईमेल है, ऑफलाइन ईमेल। और उसके बाद जीमेल तो ये है ही। तो जो देखो, जो हमारा जीमेल है, जो याहू है, जो आउटलुक है, जो हॉटबुट भी एक और हॉटबुट नाम का जो अपनी इंडिया का है हॉटबुट, ठीक। छोड़ो उस बात को, जीमेल आ जाओ, याहू आ जाओ और आउटलुक आ जाओ, ये क्या है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है ना। हम ESP बोलते, जैसे ISP है ना, ISP कितने कहते हैं? आप वीडियो में देखोगे, वीडियो में पता चलेगा आपको ISP क्या है। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मैं बात करूं, यहां मुझे इंटरनेट मिल रहा है किसके माध्यम से? एयरटेल के माध्यम से। तो एयरटेल कौन है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो मुझे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही ये मेरा ईमेल सेंड कर रहा हूं, तो ईमेल मैं किसके माध्यम से सेंड कर रहा हूं? जिसके भी माध्यम से सेंड कर रहा हूं वो क्या है? वो क्या है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ जीमेल कौन है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ याहू कौन है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ आउटलुक कौन है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो ईमेल खुद सर्विस है और जीमेल सर्विस प्रोवाइडर है। यानी मैं बात करूं तो जीमेल क्या है? एक सर्वर है जिसके माध्यम से हम ईमेल को सेंड करते हैं। अब तो समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है, जीमेल और ईमेल। तो आ जाएगा दोस्त, अब आ जाओ नोट्स पर पढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमें ईमेल को सेंड करने, अच्छा सिंपल सी वाली बात है, जो हमारा ईमेल है ना दोस्त,
देखिएगा जो हमारा ईमेल है, जैसे हम जीमेल या ईमेल की बात करें तो वो किस मॉडल पर काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्या मैंने पढ़ाया है क्लाइंट सर्वर मॉडल? पढ़ाए क्या पढ़ाया? नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ाए, क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर, क्लाइंट आर्किटेक्चर और सर्वर और पेयर टू पेयर। क्लाइंट में क्या था, एक व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक व्यक्तियों से संपर्क कर रहा था, और पेयर टू पेयर में क्या था, एक समय पर दो ही व्यक्ति संपर्क कर पा रहे थे। तो क्या ऐसा है कि जिस समय पर आपको कोई एक व्यक्ति ईमेल सेंड कर रहा है उस समय पर कोई दूसरा सेंड नहीं कर सकता? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए किस पर काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। और कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज की जाती है, तो SMTP। प्राप्त करने के लिए कौन सी की जाती है, तो POP3 या फिर ICMP, जिसे हम इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल कहते हैं। यदि कभी इसका पूरा नाम पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा। POP का पूरा नाम क्या देखा था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और SMTP का हम पढ़ चुके ऊपर, क्या था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल आईडी सुनिएगा मेरे दोस्त ध्यान से, देखना मेरे भाई, जैसे हम यहाँ किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हाँ जी, मैसेज भेजना चाहते हैं, तो क्या उस बंदे की हम यहाँ ईमेल आईडी नहीं लिखते? लिखते हैं जी। अगर किसी ने मैसेज सेंड किया हो कभी और नहीं किया हो तो मैं देख लो भैया कैसे सेंड करते हैं। एक्चुअली क्या रहता है कि यहाँ पर आप ऐसे आपको अपना जीमेल ओपन करना होता है, जीमेल ओपन करके यहाँ कंपोज का साइन आता है, यहाँ देखा है, और यहाँ मोबाइल में आपके प्लस का साइन आता है, और कंप्यूटर में ऐसे कंपोज का साइन लिखा। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई जीमेल को हम क्रिएट करते हैं तो वहां किस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो किस पर करते हैं, कंपोज पर। जैसे ही हम कंपोज पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, जहां ये टू लिखा है वहां पर हमें उस व्यक्ति का ईमेल आईडी डालनी पड़ती है या फिर ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है जिस व्यक्ति को हम वो मेल सेंड कर रहे हैं या फिर ईमेल हम भेज रहे हैं, ठीक। यहाँ वो सब्जेक्ट लिखना पड़ता है जिस संबंध में भेज रहे हैं, और यहाँ वो पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है कि हम क्यों भेज रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य, मतलब हम क्या चाहते हैं उस सामने वाले व्यक्ति, क्या इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं। तो यहाँ सारा वो पार्ट लिखा जाता है, और इसके बारे में जो एक आइडिया लग जाए बंदे को कि वो क्या बोलना चाहता है, तो वो यहाँ सब्जेक्ट लिख देते हैं, और ईमेल आईडी मतलब उस बंदे की आईडी होती है जिस बंदे को हम वो भेज रहे होते हैं। तो समझ में आया, ईमेल आईडी। अच्छा एक बात बताओ, जो ईमेल आईडी है वो भेजने वाले की भी होगी और प्राप्त करने वाले की भी होगी, तो जो ईमेल आईडी है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईमेल एड्रेस भी बोल देते हैं। और इस ईमेल एड्रेस में क्या क्या हो सकता है, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक, आ जाएगा। जैसे मैं एक एज अ डेमो के फॉर्मेट में कि यहाँ ईमेल आईडी ले लेता हूँ ABC, ठीक है, @gmail.com है जी, gmail.com, और इसे मैं ऐसे भी ले सकता हूँ abc@yahoo.com होता है ना, .com, ये है। समझे दोस्त ध्यान से, ये क्या है, एक ईमेल आईडी है, या फिर हम बात करें ईमेल एड्रेस समझ लो, आईडी ईमेल आईडी समझ लो, ये आईडी है या फिर इसको एड्रेस समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाओ समझना मेरे दोस्त ध्यान से। अब ये जो आपकी ईमेल आईडी है और जो आपका ईमेल एड्रेस है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि बताओ भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, देखना, और मैं बता देता हूं कि क्या पार्ट है। यहां से देखिएगा, आप चाहे कोई दुनिया का चाहे कोई सा भी ईमेल आईडी उठा लो, आप दुनिया की कोई सी भी, क्या उसमें ऐड होगा जी, बिल्कुल। चाहे दुनिया की कोई सी भी ईमेल, चाहे किसी भी सर्वर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की हो, याहू की हो, आउटलुक की हो, जीमेल, किसी की भी हो, उस ईमेल आईडी के अंदर आपको ऐड जरूर देखने को मिलेगा जी। अब ये जो ऐड है वहीं से आपकी ईमेल आईडी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। ऐड के इधर लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूजर नेम कहते हैं, ठीक। और ऐड के इधर वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर का नेम कहते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर का नेम। अच्छा एक बात बताओ, ये तो सब में कॉमन होगा ना, जितनी भी दुनिया की आईडी होंगी, क्या ये कॉमन होगा? नहीं। तो ये जो कॉमन नहीं है वो आपका है, यानी यूजर, मेरा नेम यानी यूजर का नेम। तो आईडी के पहले जो नेम होता है वो क्या होता है, यूजर नेम होता है, और जो आपका @ के बाद वाला जो नेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर का नेम कहते हैं। तो यदि कभी आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्त, क्या पूछा जाए आपसे, ऐसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई एक ईमेल आईडी लिखी है, कोई सी ईमेल आईडी लिखी हो, हाँ जी, हाँ 64, वही वहीं आ ही रहा हूँ मैं, जस्ट रुक जाओ, देखो ये लिखा हुआ वहीं आ रहा है। देखो समझ जरा ध्यान से
कि आपका कोई भी ईमेल आईडी आपको दे दी जाए और उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई सर्वर का नेम क्या है, तो बता दोगे? ऐट से पहले कुछ भी लिखा हो वो सर्वर का नेम है, ऐट के बाद कुछ भी लिखा हो वो सर्वर का नेम है, ऐट से पहले कुछ भी लिखा हो वो आपके यूजर का नेम है। नॉर्मल सी वाली बात है। और आ जाओ भाई, ये जो ईमेल आईडी है इसमें क्या क्या हो सकता है, तो देखिएगा इसमें 64 कैरेक्टर होते हैं। 64 कैरेक्टर से ज्यादा आप कैरेक्टर नहीं ले सकते। किसमें? यूजर नेम में। यानी जहां मैंने कितने लिए थे, एबीसी लिया था, एबीसी कितने थे? 3। वैसे ही आप कितने ले सकते हो? 64 ले सकते हो। ठीक, मिनिमम तो भाई आपको एक तो लेना ही पड़ेगा दोस्त, एक तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, आ जाओ केस। ये केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या है? केस सेंसिटिव का मीनिंग है यदि आपने ईमेल आईडी में अपर केस यूज किया है तो आपको अपर केस हर बार यूज करना पड़ेगा, और यदि आपने लोअर केस यूज किया है तो आपको हर बार लोअर केस यूज करना पड़ेगा। क्या कभी स्पेस लगा सकते हैं ईमेल में? जी नहीं, कभी भी हम स्पेस नहीं लगा सकते। और ईमेल के अंदर हम टेक्स्ट ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी ले सकते हैं। और इसके अंदर जो मैंडेटरी स्पेशल कैरेक्टर होता है वो क्या? ऐट। क्या इस ऐट के बिना कोई ईमेल बनता है? जी नहीं बनता है। तो ये जो आपको ऐट तो लिखना ही पड़ता है। कोई हाँ जी, हाँ हाइपन, हाँ स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर हाइपन ले सकते हैं। जी बिल्कुल करेक्ट बात है। आ जाओ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ईमेल आईडी लिखी हुई है जिसमें यूजर नेम बता सकते हो। ऐड से पहले वाला जो नेम है वो यूजर नेम है, ऐड के बाद वाला जो नेम है वो क्या है? आपका सर्वर नेम है। आ जाएगा दोस्त। बढ़ते हैं ईमेल के स्ट्रक्चर की ओर। ईमेल आईडी बता दी है अभी हाल ही में। हाँ जी, ईमेल के कुछ हेडर्स होते हैं जिसमें क्या है? टू मतलब वो स्पेस होता है मेरे दोस्त जहां पर आप रिसीवर का क्या डालते हो? आईडी डालते हो, मतलब भेजने वाले की, जिसको भेजने वाले नहीं, रिसीव करने, प्राप्त करने वाले की आईडी यहाँ लिख देते हो। आ जाओ अब भाई एक बात बताओ, यहाँ आपने ईमेल बनाया, कोई भी आपने एक ईमेल क्रिएट करा, उस ईमेल क्रिएट जो आपने किया है उस ईमेल को क्या हम एक से अधिक व्यक्तियों को भेज सकते हैं? जी, जैसे व्हाट्सएप पे देख लो आप अपने को, ये जो हमारा व्हाट्सएप है, क्या हम एक क्लिक में एक मैसेज को एक से अधिक व्यक्तियों को भेज सकते हैं? जी बिल्कुल। वो कितने हैं? हाँ जी, वो 5 वाला नहीं, इधर देखो वो अलग वाली बात है। देखो कौन सी वाली, देखो आप देखो इतने कितनी इंफॉर्मेशन है। पहले 5 हो गया, अब हो गया ना 5। पहले तो ज्यादा था ना, 30 के लगभग था शायद है, 30, अब तो 5 रह गया। ये 5 क्यों कर दिया? उसका रीजन है ना, क्या रीजन है बता सकते हो? अब्बा फैलाते हैं ना लोग फालतू का, ये करा सेलेक्ट करा जी गया, तो वो कम करने के लिए, जो फ्रॉड का काम है ना, जो फालतू की अब्बा उड़ती हैं उनको रोकने के लिए 5 किया गया। ये देखो आ जाओ, व्हाट्सएप है ना, इसमें 2 तरीके से आप एक मैसेज को एक से अधिक व्यक्तियों को भेज सकते हो। 2 तरीके हैं, वो कौन से? देखो आ जाओ। एक तो है मेरे दोस्त ब्रॉडकास्ट, है जी, याद आया? जानते हो क्या? हाँ जी। और एक कौन सा है? ग्रुप है। आप एक मैसेज को एक से अधिक व्यक्तियों को 2 तरीके से भेज सकते हो। एक भेज सकते हो ब्रॉडकास्ट की मदद से, दूसरा भेज सकते हो ग्रुप की मदद से। और यहाँ ब्रॉडकास्ट और ग्रुप में क्या डिफरेंस है? देखो क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि ब्रॉडकास्ट में आप एक मैसेज को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजोगे, लेकिन एक से अधिक व्यक्तियों को ये पता नहीं चलेगा कि ये मैसेज किसी दूसरे को भी भेजा गया। ये है ब्रॉडकास्ट। और ग्रुप में क्या रहता है? सबको पता होता है कि भैया ये मैसेज इस बंदे ने रीड किया है, यही वाली बात है ना। तो मतलब यहाँ आपने एक से अधिक व्यक्तियों को मैसेज भेजा है तो सब एक दूसरे को, सबको पता है कि ये किसी दूसरे को भी भेजा गया है, लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं है कि ये दूसरे को भेजा गया है। वैसे ही यदि आपको अपनी ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ भेजना है तो वो आपके पास 2 व्यवस्था है, एक सीसी और एक बीसीसी। यदि आप कार्बन कॉपी सीसी के माध्यम से भेजोगे तो एक दूसरे सभी व्यक्ति को पता होगा कि ये मैसेज किसी दूसरे को भी भेजा गया है। यानी सीसी जो है वो किससे कंपेयर करता है? ग्रुप से। और यहाँ ब्लाइंड छुप जाता है। ठीक, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है कि ये अगर आप एक से अधिक व्यक्तियों को मैसेज भेजोगे तो किसी को भी पता नहीं होगा कि ये मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति को भी भेजा गया है। उसे हम क्या बोलते हैं? बीसीसी कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में बता दिए जी, हम बिल्कुल बता दिए। आ जाओ दूसरी वाली बात देखिएगा, यहाँ डेट टाइम ऑफ फ्रॉम कर लेना, इसको फॉर्म को क्या करना है? फ्रॉम करना है। देखिएगा समझना, एक क्वेश्चन आता है आपसे ईमेल के बारे में। क्या प्रश्न आता है आपसे मेरे दोस्त? ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी हेडर है या फिर ऐसी कौन सी फिल, हेडर ही समझ लो, ऐसे कौन से हेडर हैं जो बाय डिफॉल्ट फिल होते हैं। हाँ जी,
जी, अगर आपको एक से अधिक भेजना है तो करना ही पड़ेगा, तो नहीं करना कोई जरूरी नहीं है, एक को भेजना है तो नहीं करना, एक से अधिक को भेजना है तो करना ही पड़ेगा आपको। आ जाओ भाई, समझो जरा ध्यान से, ये है आपका डेट टाइप, सॉरी एक क्वेश्चन बनता है, क्या प्रश्न बनता है, प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से हेडर होते हैं जो बाय डिफॉल्ट फिल होते हैं, इनको आपको फिल की क्या कभी आप डेट डालते हो ईमेल आईडी को भेजने के लिए? नहीं। कभी आप टाइम डालते हो? नहीं। कभी आप अपनी खुद की आईडी डालते हो? नहीं। किसकी डालते हैं? रिसीवर की, आप अपनी नहीं डालते हो। तो ये जो तीन चीजें हैं वो ऑटो फिल होती हैं, यानी बाय डिफॉल्ट फिल होती हैं। कभी पूछा जाए तो बता दीजिएगा मेरे दोस्त। ईमेल बॉडी समझ गए, स्ट्रक्चर की किस प्रकार का लेटर आपको बनाना है। सिग्नेचर का मीनिंग क्या होता है? सिग्नेचर का मीनिंग ये होता है कि जो हमारी ईमेल है मेरे भाई, इसका क्या करना, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन या फिर उसको ऑथेंटिकेट, अगर ऑथेंटिकेशन ही समझ सकते हैं। देखो मैं सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। कैसे? देखो जैसे सपोज मैंने आपको मैसेज भेजा है कुछ भी, या फिर ईमेल भेजा है मैंने आपको, अब कैसे पता चले कि मैंने ही भेजा है? कोई दूसरा उत्तम बन के भी तो भेज सकता है, भेज सकता है ना जी। हाँ जी, तो उसका पता लगाना, उसका जानकारी लगाना कि भैया ये वाकई में उत्तम सर ने भेजा है, किसी दूसरे फ्रॉड ने नहीं भेजा है। तो ये जो चीज है वो क्या, मेरे सिग्नेचर अगर उसके साथ हैं तो पता चल जाएगा। जी बिल्कुल चल जाएगा। तो सिग्नेचर की मदद से हम क्या करते हैं, उस ईमेल की ऑथेंटिकेशन प्राप्त करते हैं कि वो वाकई में सही ईमेल है या फिर वो वाकई में फ्रॉड वाली ईमेल है। तो ये बात आपको थोड़ा याद रखना है। प्रायोरिटी का सिंपल सा मतलब होता है प्रायोरिटी सेट करना, जानते हो? जैसे यहाँ 4 व्यक्ति पूछना चाहते हैं डाउट, उसमें से किसी एक को मैं प्रायोरिटी दे दूंगी, भाई तू पहले आ। प्रायोरिटी समझ गए? प्रायोरिटी मतलब 2-4 मैसेज हम भेजना तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी की, पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। तो ये प्रायोरिटी वाली बात है। इनबॉक्स जानते हो सर? इनबॉक्स का मीनिंग क्या होता है? वह है बॉक्स जहां पर आपके मेल प्राप्त होते हैं, मेल आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनबॉक्स। आउटबॉक्स अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बता देता हूं, पहले सेंट बॉक्स पढ़ो। सेंट बॉक्स का मतलब क्या होता है? जितने मेल्स हम भेजते हैं, जो भी मेल्स हम भेजते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? सेंट बॉक्स में। और जितने प्राप्त बोलते हैं वो होते हैं कहाँ? इनबॉक्स के अंदर। ठीक, अब आउटबॉक्स आ जाओ। देखो हमने मेल बना लिया और यहाँ सेंड बटन होता है, सेंड क्लिक करते हैं, आपने सेंड बटन पर क्लिक कर दिया, लेकिन अभी वो आपका सेंट बॉक्स में नहीं पहुंचा, मतलब प्रोसेसिंग चल रही है, तब तक वो कहाँ होता है? आउटबॉक्स में होता है। समझ गए? और जैसे ही सक्सेसफुली सेंड हो गया तो कहाँ मूव कर जाएगा? यानी मैसेज सेंट बॉक्स में जाने से पहले कहाँ जाता है? आउटबॉक्स में जाता है, देन उसके बाद सेंट बॉक्स में मूव कर जाता है। आ जाएगा भाई। एक ड्राफ्ट जानते हो? ड्राफ्ट का मीनिंग क्या है? हम मैसेज क्रिएट करते हैं लेकिन उसको सेंड नहीं करते हैं, तो वो फ्यूचर यूज के लिए सेव हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। और यहाँ ट्रेस का मीनिंग क्या है मेरे दोस्त? जैसे हम ईमेल का, जो हमारी ईमेल है या फिर जो हमारी जीमेल है, उस जीमेल का इसे रिसाइकल बिन कहते हैं। रिसाइकल बिन क्या होता है? डिलीट किए गए मैसेजेस को स्टोर करके रखना। तो वैसे यदि आप किसी ईमेल को डिलीट करते हो तो वो कहाँ मिलती है? ट्रैश में। और ये कब तक मिलती है? 30 दिन तक आपको ये प्राप्त होती है। 30 दिन के बाद इसे परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखिएगा। अनवांटेड मेल जो होती है उसे हम स्पैम कहते हैं। स्पैम का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त? कि अनचाही मेल। अनचाही मेल मतलब कि मेरे को आवश्यकता ही नहीं है वो मेल मेरे को भेजी जा रही है। जैसे सपोज फ्लिपकार्ट ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, बोल रहा 20% का ऑफर, 20% का ऑफर, मेरे को जरूरत ही नहीं है। मेरे को क्या, जब मेरे को वो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अब सपोज आपको ऑफर मिले, कैमरे पर 70% ऑफर मिल रहा है, तो क्या आप खरीदोगे? आपका यूज ही नहीं है, क्यों खरीदोगे भाई? जैसे अब मैंने कैमरा खरीद लिया, मेरे को बोलेगी भैया 20% का ऑफर में तुम खरीदो, मैं क्यों खरीदूँ? मेरे पास ऑलरेडी है। तो ऐसे जो मैसेजेस होते हैं उन्हें हम स्पैम कहते हैं। ठीक, आ जाएगा भाई। और वायरस और स्पाईवेयर से ग्रसित मेल हम उन्हें जंक या फिर बुल्क मेल कहते हैं। ईमेल के साथ हम, देखो सुनो भाई ध्यान से, एक बात समझना। जैसे कि जब हम ईमेल भेजते हैं ना, यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पर हम क्या करते हैं? एक अटैचमेंट का यूज करते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपसे, देखो यहाँ जैसे हम बात करें तो ये है हमारा मेल, हम भेज रहे हैं। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, देखो ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? अटैचमेंट का ऑप्शन कहते हैं। अटैचमेंट बोला तो क्या, यहाँ हम कोई सी भी एक फाइल इस ईमेल के साथ में भेज सकते हैं। ये भेज दी हमने, हाँ जी। अब हम इस मेल को सेंड करेंगे तो ये फंडामेंटल की फाइल भी जाएगी।
सामने वाले व्यक्ति के पास। अब ये जो फाइल है आपकी, ये कितनी MB की फाइल आप इस अटैचमेंट का यूज करके भेज सकते हो, तो मैक्सिमम 25 MB। इससे ज्यादा बड़ी फाइल आप नहीं भेज पाओगे। जैसे मैं इस फाइल की बात करूं तो ये कितनी MB की है, कोई बता सकता है मेरे को? लगभग लगभग बताओ। 1.9 MB की ये फाइल है मेरी, लगभग। हाँ जी, है ना। 1900 है, अप्रॉक्स 1000 को 1 MB मान लो, 1 KB को, तो 1.9 MB की एक फाइल है मेरी। और ऐसे कितने MB की भेजी जा सकती है? 25 MB की फाइल को आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हो। 25 MB की से ज्यादा की फाइल यदि आपको भेजनी है तो आप भेज तो सकते हो, लेकिन आप ईमेल के माध्यम से नहीं भेज पाओगे। फिर आपको इस गूगल ड्राइव का यूज करना पड़ेगा। गूगल ड्राइव दिख रहा है? इस गूगल ड्राइव का यूज करके फिर आप मर्जी पड़े उतनी MB की फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ईमेल सर्वर, जो आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है ना, वहां आप अपनी ईमेल बनाते हो, तब आपको कितनी GB का स्पेस वहां दिया जाता है मेरे दोस्त? वहां आपको 15 GB का स्पेस दिया जाता है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। चैटिंग का मतलब क्या है बताने की जरूरत है? भावनाओं का आदान प्रदान कीबोर्ड के माध्यम से, यही वाली बात होती ना। क्या करना है? कीबोर्ड के माध्यम से भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? चैटिंग कहलाता है। ठीक, और ये है, देखो चैटिंग यार सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इसको अदर वे में क्यों ले रहे हो तुम लोग? हाँ जी, क्यों हम चैटिंग नहीं करते क्या? हम करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। हम स्टूडेंट से करते हैं, हम मैनेजमेंट के लिए करते हैं। हमारे यहाँ कर्मचारी काम करना, हम उनको मैनेज करते हैं, उनको काम देते हैं कि भैया तुम्हें आज ही करना है, तुम्हें वो करना है। ठीक है, तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो आ जाओ भाई, क्या है चैटिंग? चैटिंग का मतलब क्या होता है कि कीबोर्ड के माध्यम, हाँ जी, यहाँ चैटिंग के मैं एक वर्ड और याद रखिएगा। चैटिंग में एक वर्ड यहाँ क्या है कि जो चैटिंग वाला वर्ड है वो इंस्टेंट मैसेजिंग है। इंस्टेंट समझ गए? क्विकली, तुरंत आदान प्रदान, वो है इंस्टेंट। और ये IRC बताया था, इंटरनेट रिले चैट, वो उसके द्वारा ये किया जाता है। IRC ये लिखा हुआ है, यहाँ रियल टाइम में चैटिंग की सुविधा उपलब्ध कराना होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। मैं वाले आपके, चाहे आप किसी भी सेट पेपर में पेपर देने जाएगा, मुझे ऐसा लगता है शायद एक आध सेट पेपर चाहे रुक जाए इसका, लेकिन हर एक सेट पेपर में आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो क्या है सुन लो भाई, देख लीजिएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मीनिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मीनिंग है कि जैसे अभी हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ भौतिक रूप से कर रहे हैं, हम यहाँ फिजिकली बैठे हुए हैं, यहाँ मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हो, तब हम यहाँ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और ये कम्युनिकेशन अगर हम वर्चुअली कर रहे होते तो, वर्चुअली बोल रहे तो क्या, आप कहीं आउट ऑफ सिटी होते और मैं इस सिटी में होता, और आपकी फोटो मेरे को दिखाई दे रही होती और मेरी फोटो आपको दिखाई दे रही होती। जैसे मैं अभी राइट नाउ बात करूं तो मैं, मेरी ये जो वीडियो मैं चल रही है, मेरी ये वीडियो, तो ये क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आएगी? नहीं। क्या सामने वाले की मैं देख रहा हूं क्या? जी नहीं। ये क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटली आदान प्रदान, आमने सामने, बट कैसे? वर्चुअल के फॉर्मेट में आमने सामने होना, लेकिन वाकई में आमने सामने नहीं है, लेकिन लगना कि भैया हम दोनों आमने सामने, या फिर हम जिससे भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो जो मीटिंग जिससे ले रहा है, या फिर जो मेरा बॉस है या मेरी मीटिंग ले रहा है, मैं किसी दूसरे की मीटिंग ले रहा हूँ, तो हम एक दूसरे के आमने सामने, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक दूसरे के सामने। वो हम, मेरा जो क्वेश्चन है मैं उससे पूछ सकता हूँ, उसका जो क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकता है, वो भी इंस्टेंटली, विदाउट कोई वेट के। ठीक है, तो उसे हाँ जी वीडियो कॉलिंग, तो ये क्या कहलाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब तो समझ में आ गई। देखो दोस्त, यहाँ आप ओनली मैं मीनिंग बता सकता हूँ, क्वेश्चन वो कैसे बनाते हैं वो भगवान जाने, वो ही जाने। क्वेश्चन वो किसी भी फॉर्मेट में बना देते, कहीं से भी, लेकिन हाँ जी घुमा, लेकिन मीनिंग आपको ये याद रखना चाहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मीनिंग क्या है? वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड होना क्या कहलाता है मेरे दोस्त? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। और एक और बात यहाँ रख लीजिएगा, अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन क्रिएट हो चुके हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, मतलब कौन कौन सी चीजें चाहिए जिनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो सुनो, मैं हूं बॉस हूं और मेरे कर्मचारी हैं, मुझे उनसे मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो उनके पास क्या कोई डिवाइस होना चाहिए? मेरे पास भी कोई डिवाइस होना चाहिए। उसका डिवाइस और मेरा डिवाइस क्या इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए? जी हाँ। मेरे पास एक माइक होना चाहिए, तभी तो मेरी वॉइस उसके पास जाएगी। क्या उसके पास भी माइक होना चाहिए?
तभी उसकी वॉइस मेरे पास आएगी। मेरे पास स्पीकर होना चाहिए, जी हाँ, उसकी वॉइस तभी तो मेरे को सुनाई देगी। उसके पास भी स्पीकर होना चाहिए, जी हाँ, तभी मेरी वॉइस उसको सुनाई देगी। क्या वहां पर एक स्क्रीन होनी चाहिए ताकि मेरी पिक्चर उसको दिखाई दे या फिर उनकी पिक्चर मेरे को दिखाई दे? तो क्या है, एक स्क्रीन भी आपको वहां होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप, और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए जिसके माध्यम से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं मेरे दोस्त जो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत याद रखनी पड़ेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं? एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, साउंड सिस्टम होना चाहिए, वेबकैम समझ गया, कैमरा, ये तो हम भूलेगा भाई, और इंपॉर्टेंट पार्ट है यही जो भी कुछ है यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आपसे पूछा जाता है, बताओ भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से आप अपनी पिक्चर का आदान प्रदान करते हो? तो कौन है? कैमरा, वेबकैम। जैसे मेरा यहाँ वेबकैम कौन है? मेरा कैमरा यूज हो रहा है एज अ वेबकैम की तरह। तो वीडियो स्क्रीन में होना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के बारे में याद रखिएगा, फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। और यहाँ माई स्पेस क्या है? ये भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। याहू कौन है? जेरी यंग और डेविड लेकर आया 94 में। ऑरकुट गूगल लेकर आया 2004 में। ट्विटर किसने खरीद लिया अभी राइट नाउ? किसने? एलन मस्क ने खरीद लिया इसको। पहले ये किसका था? ये था जैक डॉर्सी का था। और इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कहते हैं। एलन मस्क ने इसको खरीद लिया है 2022 के अंदर खरीदा उसने, और 2006 में इसको क्या किया था? इसने लॉन्च किया था, ठीक है। गूगलेट है, ये भी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। और लिंक्डइन, ये किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की है। आ जाओ। फ्लैम का मतलब होता है कि आप चैटिंग कर रहे हो या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो और किसी ने आपसे अपमानजनक बातें कर दी। समझिए अपमानजनक क्या होती है? अपमानजनक बातें, अपशब्द बोलना। अपशब्द बोल दिया तो वो क्या कहलाता है? फ्लैम कहलाता है। आ जाओ। इमोजी कौन जानते हो? इमोशंस के माध्यम से अपने आइकन के माध्यम से इमोशंस को व्यक्त करना। हाँ जी, रोने वाले आते हैं, हंसने वाले आते हैं, लाल पीले हरे जो भी होते हैं, हाँ जी, तो वो क्या कहलाते हैं भाई? ये इमोजी कौन कहलाते हैं? यानी इमोशन आइकन के माध्यम से इमोशंस व्यक्त करना। लेकिन उसमें 99% सच्चाई नहीं होती है। हाँ जी, 1% सच्चाई होती है, वही 99% सच्चाई नहीं होती है। तो क्या होते हैं? आइकन के माध्यम से इमोशंस को व्यक्त करना क्या कहलाते हैं? इमोजी कौन कहलाते हैं। ई कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है? ई कॉमर्स का मीनिंग होता है, हाँ, फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। और एम कॉमर्स का फुल फॉर्म मोबाइल कॉमर्स होता है। और ई कॉमर्स का मीनिंग ये होता है ऑनलाइन लेनदेन। ऑनलाइन लेनदेन क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे हमने किसी वेबसाइट के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन करा तो वो ई कॉमर्स है। हमने कोई शर्ट ऑर्डर करी, खरीदा, बेचा, कुछ भी करा, वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इसके कुछ टाइप होते हैं। कौन सा है? B2B, मतलब कंपनी टू कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी से डील कर रही है। लिखा है B2C, मतलब कंपनी से डायरेक्ट हम, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, क्या है? B2C। इसके नो बिचौलिया, यही है ना, बीच में कोई नहीं, डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर करो, कंपनी आपके घर पहुंचाएगी, ना कोई दुकान, ना कुछ ही नहीं, डायरेक्ट आपके पास। यानी कंपनी टू कंज्यूमर, यानी कंपनी से उठाओ, कंज्यूम करो आप तो डायरेक्ट। और एक क्या होता है? C2C, मतलब सेकंड हैंड चीजें बेचना। हाँ जी, कैसे? मैंने बाइक खरीदी, मैंने कुछ दिनों तक कंज्यूम करी, फिर उसको फिर रीसेल कर दिया, तो वो C2C। जैसे OLX है जी, जानते हो OLX के बारे में? OLX जानते हो? वहां पर आपकी सेकंड हैंड चीजें मिलती हैं, तो वो क्या है? C2C। अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं, हाँ जी, अच्छी चीजें भी आपको। शायद मीशो भी इसी पर काम करता है। मीशो रीसेलिंग, मीशो जो है वो आजकल ज्यादा चल रहा है, उसको याद रखना, वो भी इसी पर काम। रीसेलिंग मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूम। मैंने जैसे ये बोर्ड है, मैंने इसको यूज कर लिया, 1 साल तो नहीं हुआ अभी, है अभी नहीं हुआ ना, अभी जनवरी में ही तो लेके आए थे हम, जनवरी में लेके आए, 4 महीने। अब सपोज कि मैंने इसको यूज कर लिया, अब इसको मैं रीसेल कर दूं, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा C2C कहलाएगा। एक और होता है C2B, एक कौन और होता है? C2B, यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। देखो, क्या कोई ऐसा बंदा हो जिसने अपनी चीजों का डेवलप अपने यूज के लिए किया हो, समझना ध्यान से, अपनी चीजों का डेवलप अपने यूज के लिए किया हो, लेकिन वो जो डेवलप है वो इतना अच्छा हो गया हो तो भैया उसने कंपनी खड़ी कर दी, तो वो क्या बन जाता है? C2B। जैसे मेरे को ही ले लो, तुम मेरे को क्या ले लो, मैंने कंप्यूटर के नोट्स ओनली अपने पढ़ने के लिए बनाए थे,
मतलब क्यों? क्योंकि हमें बुक में इधर उधर से क्या हर चीज़ के लिए ये बुक ना उठाना पड़े, ये बुक ना उठाना पड़े, और यहाँ से हर बार कंप्यूटर खोल के ना देखना पड़े। तो मैं नोट्स जो बनाए थे, मेरा कभी ये पर्पस नहीं था कि मैं पढ़ाऊँगा, कभी नहीं सोचा मैंने कि मैं इन नोट्स के माध्यम, बस मैंने अपने खुद के लिए पढ़ने के लिए बनाए थे वो नोट्स। फिर मैंने सर्च करा यूट्यूब पर मेरे को नहीं मिला, तो मैंने ही सोचा यार यूट्यूब पर नहीं मिलता तो मैं ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। तो मैं पढ़ाना स्टार्ट, तो क्या हुआ फिर वो कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी मैंने अपने लिए बनाया था और उसको एज अ बिजनेस के फॉर्मेट में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या होता है, C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस कहलाता है। ये वाली बात तो आ जाएगा। एम कॉमर्स ऑनलाइन लेन, एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स कहलाता है। देखो यदि आप लैपटॉप कंप्यूटर की मदद से लेन देन कर रहे हैं तो वो ई कॉमर्स होगा। यदि आप मोबाइल की मदद से, जैसे आप फोन पे करते हो ना शॉप पर, वो क्या होता है, एम कॉमर्स होता है। आ जाओ भाई बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आया था आपके CPCT एग्जाम में कि अगर आपने ट्रेन के टिकट जो है वो मोबाइल के माध्यम से बुक की है तो वो क्या कहलाएगा? अगर लैपटॉप के माध्यम से किए तो ई कॉमर्स कहलाएगा। अगर नहीं, मोबाइल का एम है जी, मोबाइल का क्या है, एम है, आ जाएगा। यूट्यूब क्या है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, वहां पर वीडियो शेयर करते कौन लेकर आया था, जावेद, हाँ जी सॉरी, हाँ जी चार्ड हर्ली, स्टीव चैन एंड जावेद करीम जो है 2005 में। सर्फिंग क्या कहलाता है, अपने एक पसंद के पेज से दूसरे पसंद के पेज पर जाना क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है। तो ये है हमारा, कितना टाइम लगा अपन को, बोर्ड लग गया यार। ठीक, तो चलो भाई बढ़ते हैं। और क्या है, 4 तारीख को ध्यान ना भूलिएगा भाई, आप इनवाइटेड हो, सब लोग को आना है, ठीक, और इन्जॉय करना है। उसके बाद फिर 5 तारीख को आप अपनी पढ़ाई में लगेगा, 2 तारीख को फिर अपनी पढ़ाई में लगेगा, ठीक है। 9 तारीख को मैं रहूँगा आपके सामने और अपन, हाँ जी कल बिल्कुल भी नहीं, हाँ जी कल आना है। कल चाहो तो इस वीडियो को, या फिर मैं आपको ऑनलाइन ही दे दूँ, घर पर बैठ के पढ़ लोगे? हाँ जी छुट्टी है, दूसरी लैंग्वेज में बोला था क्या अभी? भैया यार बोल तो दिया, 28 से 9 तारीख। तो देखो सुनो, कल के लिए मत आओ, मैं उसी में वीडियो दे दूंगा आपको, ठीक है? हैं? यहाँ कोई मतलब नहीं है, तुम बातें करोगे मेरे को पता है, तो तुम तो आ जाएगा घर पे बैठ के। देखो सुनो, मैं एक बार और बता देता हूँ, देखो क्या करना है, कहाँ से क्या करना है।